मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास बेजोड़ औषधि देवता अध्याय 141 स्थानिक आत्मा कलाकृति। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL बेजोड़ औषधि देवता C141 स्थानिक आत्मा कलाकृति। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 141 स्थानिक आत्मा कलाकृति। अनुवादक सेलेफोटा _ संपादक रेगियस प्रोफेसर। वानर राजा ने अपनी दिव्य आत्मा को पूरी तरह से खोल दिया। ये युआन ने दोनों हाथों से एक मुहर बनाई और आत्मा की शक्ति का एक झोंका वानर राजा की दिव्य आत्मा में पहुंच गया। चाहे वह राक्षसी जानवर हो या मानव मार्शल कलाकार, दिव्य आत्मा सबसे रहस्यमय और सबसे नाजुक स्थान थी। वानर राजा को केवल यह महसूस हुआ कि उसकी दिव्य आत्मा कांप रही थी और उसका पूरा अस्तित्व ऐसा महसूस कर रहा था मानो वह पूरी तरह थक गया हो। बंदर राजा को पता था कि उसने और ये युआन ने पहले ही एक आत्मा अनुबंध स्थापित कर लिया है। वह 10 साल तक ये युआन के स्वामी के रूप में उसकी सेवा करेगा। अब बंदर राजा को अब पहले जैसा गर्व नहीं रहा। उसने सम्मानपूर्वक कहा, युआन फेई मास्टर को सम्मान देता है। ये युआन ने सिर हिलाया और कहा, तो आपको युआन फेई कहा जाता है। चूंकि आपने मुझे अपना गुरु स्वीकार किया है, इसलिए कुछ चीजें हैं जो मैं आपको स्पष्ट करना चाहता था। कृपया बताएं, गुरुजी। आप बंदर राजा होने का गर्व महसूस करते हैं और मैं आपकी बातों और कार्यों को अपनी इच्छानुसार नियंत्रित नहीं करूंगा। इसलिए अधिकांश परिस्थितियों में आप स्वतंत्र हैं। यदि आप ईमानदारी से मुझे अपना स्वामी मानते हैं तो मैं आत्मा शक्ति का उपयोग न करने का विकल्प भी चुन सकता हूं। इस तरह आप वस्तुतः पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। हालांकि अगर मुझे पता चलता है कि आप विरोध में काम करते हुए अनुपालन का दिखावा करते हैं, तो मैं बिना किसी हिचकिचाहट के आत्मा अनुबंध का उपयोग करूंगा। समझे? युआन फेई समझती है। चिंता मत करो, गुरुजी। चूंकि इस युआन फेई ने गुरुजी का अनुसरण करना चुना है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मेरे मन में कोई अन्य विचार नहीं आएगा, युआन फेई ने आदरपूर्वक कहा। आत्मा अनुबंध जैसे तरीके वास्तव में काफी सौम्य थे। यह मुख्य रूप से 2 पक्षों द्वारा किए गए अनुबंध की सामग्री को देखता था। क्योंकि युआन फेई और ये युआन का आत्मा अनुबंध समान स्तर पर नहीं था, इसलिए युआन फेई को स्वामी के रूप में ये युआन की सेवा करनी चाहिए। फिर भी अनुबंध पर प्रतिबंधों और ये युआन के लिए काम करने के अलावा सामान्य समय से ज्यादा कोई अंतर नहीं था। दूसरों को नियंत्रित करने के लिए दास की मुहर को जबरन लगाना संभव था। गुलाम बनाया जाने वाला पक्ष अपने मालिक से कोई भी विचार नहीं छिपा सकता था। वह सच्चा गुलाम था और कोई मालिक नौकर का रिश्ता नहीं था। कुछ और भी प्रभावशाली तकनीकें थी जो नियंत्रित व्यक्ति की चेतना को सीधे नष्ट कर सकती थी ताकि वह पूरी तरह से अपने स्वामी के अधीन हो जाए। जब तक स्वामी मंत्र के संपर्क में आने की पहल नहीं करता, तब तक नियंत्रित व्यक्ति हमेशा के लिए एक चलती फिरती लाश बनकर रह जाता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये वास्तव में इसलिए था क्योंकि आत्मा अनुबंध जैसी विधि बहुत कोमल थी, इसलिए युआन फी ने ये युआन से सहमति व्यक्त की। अन्यथा वो ये युआन से सहमत नहीं होता और उसे मार डालता। ये तो मानना ही पड़ेगा कि ये युआन के शब्दों ने युआन फेई की आखिरी आशंका भी दूर कर दी। ये युआन का मतलब था कि वे बराबर थे, लेकिन जब ये युआन को किसी चीज की जरूरत होती थी तो उसे बिना शर्त ये युआन की मदद करनी पड़ती थी। स्वामी सेवक संबंध कहने के बजाय वे पूर्णकालिक अंगरक्षक भी कह सकते हैं। इसके अलावा युआन फेई और ये युआन पहले ही एक आत्मा अनुबंध में प्रवेश कर चुके थे। उनके बीच टेलीपैथी का एक स्पष्ट संकेत भी था। युआन फेई को यह एहसास हो गया था कि ये युआन ने सचमुच उस नौकर की तरफ थोड़ा नाक भान सिकोड़ी हुई है। इस तरह नाक भान सिकोड़ना तिरस्कार से देखना नहीं था, बल्कि एक प्रकार की अवर्णनीय भावना थी। वैसे भी ये गुरु बहुत रहस्यमय था। मास्टर को बुलाने की भी जरूरत नहीं है, बस मुझे यंग मास्टर कहो, ये युआन ने निर्देश दिया। हाँ, युवा मास्टर। अभी से ही फेंग जिरो का मुंह हमेशा खुला रहता था। वह पहले से ही इतनी हैरान थी कि वह कान से कान तक मुस्कुरा रही थी। एक टियर 3 राक्षसी जानवर को ये युआन के कुछ वाक्यों के साथ इस तरह से वश में किया गया था। यह कोई टियर 3 राक्षसी जानवर था, कोई टॉम, डिक और हैरी नहीं। अंतहीन जंगल के इस 1000 मील के दायरे में एक टियर 3 राक्षसी जानवर बिल्कुल राजा जैसा अस्तित्व था। वह वास्तव में ऐसे ही ये युआन का नौकर बन गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसे अभी भी संदेह था कि ये युआन अभी थोड़ा डींग मार रहा था, लेकिन जब उसने अब वानर राजा का रवैया देखा, तब फेंग जिरो को उसकी अज्ञानता का एहसास हुआ। तुमने सच में उसे वश में कर लिया। फेंग जिरो अभी भी विश्वास करने में थोड़ा हिचकिचा रहा था और ये युआन से इसकी पुष्टि करना चाहता था। ये युआन मुस्कुराया और कहा, उसकी शक्ल तो देखो। क्या अब भी कोई और बात है जिस पर संदेह किया जा सके? युआन फी के साथ वापस जाने के बाद सबसे पहले सु युबाई को पीटने का समय आ गया है। हे। फेंग जिरो को ये युआन ने पूरी तरह से हरा दिया। शुरुआत में वह अभी भी एक निश्चित अकड़ में था, लेकिन उसने अपने आखिरी वाक्य में अपना असली रंग दिखाया।
यह आदमी तो सचमुच उपद्रवी था, लेकिन वह तो बंदरों का राजा है। तुमने उसे कैसे वश में किया? फेंग जिरो फिर से पूछने से खुद को रोक नहीं सका। हर किसी में कोई ना कोई कमजोरी होती है। जब तक आप उनकी कमजोरी को समझ लेते हैं, तब तक वे स्वाभाविक रूप से आपके द्वारा इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आपको क्या लगता है कि बंदर राजा को सबसे ज्यादा क्या चाहिए? ये युआन मुस्कुराया और एक सवाल के साथ जवाब दिया। फेंग जिरो ने सवाल सुनने के बाद इस बारे में सोचा। कुछ समय बाद उसने अनिश्चितता से जवाब दिया, टियर 4 में सफलता। खैर, मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा आकर्षक कुछ भी हो सकता है। स्मार्ट युआन फेई बिल्कुल तुम्हारी तरह है। अगर तुम आत्मा संघनन क्षेत्र में नहीं पहुंच सकते, तो ये तुम्हें मारने से भी ज्यादा कष्टदायक होगा। तुम्हें इस तरह की भावना को समझने में सक्षम होना चाहिए, ये युआन ने मुस्कुराते हुए कहा। एन तुम वास्तव में मेरी तुलना एक राक्षसी जानवर से करने की हिम्मत करते हो। फेंग जिरो ने पहले तो अपना सिर हिलाया, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है और वह तुरंत गुस्से में आ गई। हाँ, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। तुम हमेशा इतने संवेदनशील क्यों होते हो? मुझे मत मारो, अब मेरे पास टियर 3 बॉडीगार्ड है। तुम मुझे नहीं हरा सकते। हंफ, भले ही आपके पास टियर 4 बॉडीगार्ड हो, तो क्या हुआ? मैं आपको वैसे भी हरा दूंगा। फेंग जिरो को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसे विश्वास नहीं था कि ये युआन वाकई बंदर राजा को बुलाने और उसे पीटने की हिम्मत करेगा। ओह, मैं गलत था, मेरी दादी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये बहुत बेहतर है। डॉट 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 खेल खेल में लड़ाई के बाद ये युआन के सामने एक समस्या रह गई। उसे लंबी भुजा वाले पत्थर के वानरों से भरे पहाड़ को कैसे संभालना चाहिए। एक बार युआन फेई उसके साथ चला गया, तो लंबी भुजा वाले पत्थर के वानरों से भरा ये पर्वत उनका समर्थन खो देगा। अंतहीन जंगल में युआन फेई केवल टियर 3 राक्षसी जानवर नहीं था। अगर वह चला जाता, तो ये लंबी भुजा वाले पत्थर के बंदर बिना सिर के रह जाते। जल्दी या बाद में उन्हें अन्य ताकतों द्वारा कब्जा कर लिया जाएगा। राक्षसी जानवरों की दुनिया कभी कभी मानव दुनिया से भी ज्यादा क्रूर होती थी। अन्य प्रजातियों के लिए यह बर्दाश्त करना असंभव था कि लॉन्गार्म स्टोन एप्स पहाड़ पर कब्जा करना जारी रखें और खुद को राजा कहें। अंतिम परिणाम पूर्ण विनाश होगा। युआन फेई, तुम्हारे साथी कबीले के लोगों का क्या होगा? अगर तुम चले गए तो शायद वे अन्य शक्तिशाली जातियों द्वारा निगल लिए जाएंगे, ये युआन ने पूछा। ऐसा नहीं था कि ये युआन उन्हें ले जाने के लिए तैयार नहीं था, बल्कि इसलिए कि वहां बहुत अधिक लंबी भुजा वाले पत्थर के वानर थे। यदि वह उन सभी को ले आए तो उन्हें कैसे बसाएगा? ये लंबी भुजा वाले पत्थर के वानरों को जब बाहर लाया जाता तो वे किसी भी नश्वर देश को नष्ट कर सकते थे। इतनी बड़ी ताकत को रखने के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं थी। यदि किसी बुरे इरादे वाले व्यक्ति ने इन्हें ढूंढ लिया, तो ये लंबी भुजा वाले पत्थर के वानरों के लिए अनंत वन से भी अधिक खतरा हो सकता है। युआन फेई चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वह सिर्फ एक व्यक्ति था। इसके अलावा कुछ महान संप्रदायों के विशेषज्ञ युआन फेई से भी ज्यादा शक्तिशाली थे। जब युआन फेई ने देखा कि ये युआन ने उसके कबीले के लोगों का उल्लेख करने की पहल की है, तो वह अविश्वसनीय रूप से प्रभावित हुआ। यदि कोई अन्य व्यक्ति होता जिसके पास इतना शक्तिशाली सहायक हो, तो युआन फी के कुल के लोगों के जीवन और मृत्यु की चिंता कौन करता? चिंता मत करो, युवा गुरु। मेरे पास एक अत्यंत शक्तिशाली स्थानिक आत्मा कलाकृति है। यह मेरे और मेरे कबीले के लोगों के लिए पर्याप्त है। जैसे ही उसने कहा, युआन फेई ने अपनी हथेली उलट दी। एक छोटा सा महल उसकी हथेली के इर्द गिर्द तैरने लगा। ये युआन की आंखें चमक उठी और उसने मुस्कुराते हुए कहा, सोचिए, ये वास्तव में 128 प्रतिबंध स्थानिक आत्मा कलाकृति है। ये खिलौना शायद अंतहीन दुनिया में बेहद दुर्लभ है। ऐसा लगता है कि तुम, युआन फी, वास्तव में भाग्यशाली हो। कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे कबीले के लोगों में से केवल तुम ही विरासत में मिली यादों को जगा सकते हो और टियर 3 में सफलता प्राप्त कर सकते हो। युआन फेई मुस्कुराया। अगर यंग मास्टर मुझे टियर 4 में पहुंचने में मदद कर सकते हैं, तो आप युआन फेई के लिए सबसे बड़ी सौभाग्यशाली मुलाकात होंगे। ये युआन ने हंसते हुए कहा, आराम करो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास बेजोड़ औषधि देवता अध्याय 142 श्रृंखलाबद्ध हत्याएं। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL बेजोड़ औषधि देवता C142 श्रृंखलाबद्ध हत्याएं। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 142 श्रृंखलाबद्ध हत्याएं। अनुवादक सेलेफोटा अंडरस्कोर संपादक रेगियस प्रोफेसर। 128 प्रतिबंध वाली स्पिरिट कलाकृति व्यवहारिक रूप से स्पिरिट कलाकृति की अधिकतम सीमा थी। यदि और अधिक प्रतिबंध लगा दिए गए, तो आत्मा कलाकृति को प्रतिबंधों के दमन का सामना करना बहुत कठिन हो जाएगा। अंतिम परिणाम आत्मा कलाकृति का विनाश होगा। इसके अलावा स्थानिक आत्मा कलाकृतियां अत्यंत दुर्लभ थीं।
128 प्रतिबंध स्थानिक आत्मा कलाकृतियां तब और भी अधिक मूल्यवान थीं। यदि यह आत्मा कलाकृति बाहरी दुनिया को ज्ञात हो जाए तो निश्चित रूप से रक्तपात की लहर दौड़ जाएगी। ये युआन को उम्मीद नहीं थी कि युआन फी के पास वास्तव में ऐसी आत्मा कलाकृति है। तुम्हारी आत्मा की कलाकृति कहां से आई, युआन फी? ये युआन ने उत्सुकता से पूछा। उस समय जब मैं टियर 2 के शिखर पर था, हालांकि मैंने विरासत में मिली यादों को जगाया था, मैं सफलता के लिए सही समय नहीं ढूंढ पाया था। इसलिए मैंने अपने दिल को कठोर किया और सफलता के अवसर की तलाश में अकेले ही अंतहीन जंगल की गहराई में प्रवेश किया। कौन जानता था कि मैं अचानक एक मानव गुफा में घुस जाऊंगा। यह आत्मा कलाकृति उस गुफा के अंदर से प्राप्त की गई थी। युआन फेई ने इसे छिपाया नहीं और ये युआन को समझाया। ये युआन आश्चर्यचकित था। मानव गुफा? क्या अंतहीन जंगल राक्षसी जानवरों के शासन के अधीन नहीं है? वहां मानव गुफा क्यों होगी? युआन फेई ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उस गुफा के सबसे बाहरी क्षेत्र से यह आत्मा कलाकृति प्राप्त की। अंदर की बाधाएं अत्यधिक शक्तिशाली हैं। मैं बस बहुत गहराई में जाने की हिम्मत नहीं कर सका। उस समय मैंने गुफा के अंदर कई दानव आत्मा गोलियां और यह स्थानिक आत्मा कलाकृति प्राप्त की और फिर चुपचाप पीछे हट गया। मैं केवल दानव आत्मा गोलियां निगलने के बाद ही टियर 3 में पहुंच पाया। ओह, क्या वास्तव में उस मानव मार्शल कलाकार की गुफा के अंदर दानव आत्मा की गोलियां जैसी कोई चीज है? ऐसा लगता है कि तुम, युआन फेई, वास्तव में बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हारी भविष्य की उपलब्धियां निश्चित रूप से कम नहीं होंगी। ये युआन ने प्रशंसापूर्वक कहा। युआन फेई ने जो स्थिति बताई उससे पता चलता है कि उसकी किस्मत सचमुच अद्भुत थी। युआन फेई उस समय सिर्फ टियर 2 के शिखर पर था। अंतहीन जंगल में गहराई तक प्रवेश करना मौत को आमंत्रित करने से अलग नहीं था। लेकिन न केवल वह मरा, बल्कि उसने आश्चर्यजनक रूप से सफलता प्राप्त करने का अवसर भी प्राप्त किया और सफलतापूर्वक टियर 3 में प्रवेश किया। और अब युआन फेई का सामना ये युआन से हुआ। इसे अब सौभाग्य नहीं कहा जा सकता। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये युआन के साथ, जब तक युआन फेई की मृत्यु नहीं हो जाती, उसकी भविष्य की उपलब्धियां अथाह होंगी। जैसा कि युआन फेई ने स्वयं कहा था, ये युआन से मिलना उसका सबसे बड़ा सौभाग्य था। धन्यवाद, युवा मास्टर, युआन फेई ने सम्मानपूर्वक कहा। ये युआन ने सिर हिलाया और कहा, ऐसा लगता है कि यह मानव गुफा किसी अत्यंत शक्तिशाली अस्तित्व का अस्थायी निवास स्थान है। यह अंतहीन जंगल वास्तव में एक दिलचस्प जगह है। युआन फेई के शब्दों ने ये युआन को उस गुफा के बारे में गहरी जिज्ञासा से भर दिया। जब वह शक्तिशाली हो जाएगा तो उसे निश्चित रूप से उस गुफा की यात्रा करनी चाहिए। ठीक है, खोने का कोई समय नहीं है। युआन फेई, जल्दी से अपना सामान पैक करो और अपने कबीले के लोगों को स्थानिक आत्मा कलाकृति के अंदर रखो। फिर मेरे पीछे आओ। तुम और तुम्हारे कबीले के लोग सामान्य रूप से साधना करने के लिए स्थानिक आत्मा कलाकृति के अंदर ही रहो। जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी, मैं स्वाभाविक रूप से तुम्हें बुला लूंगा, ये युआन ने निर्देश दिया। हाँ, युवा मास्टर, युआन फेई ने स्वीकार किया और महान प्रवासन कार्य को अंजाम देना शुरू कर दिया। ये क्रिम्सन समिट रिज भी एक समृद्ध खजाना भूमि थी। क्रिम्सन सोल ग्रास के अलावा वहां कई अन्य कीमती औषधीय जड़ी बूटियां भी थीं। जहां तक उन चीजों की बात है, ये युआन स्वाभाविक रूप से उन्हें बर्बाद नहीं करेगा। उसने वानरों से उन सभी को पैक करवाया और उन्हें स्थानिक आत्मा कलाकृति के अंदर पहुंचा दिया। बेशक, वर्तमान ये युआन के लिए सबसे कीमती अभी भी क्रिम्सन सोल ग्रास थी। ये युआन ने युआन फी से इसके 3 से 4 डंठल प्राप्त किए और उसे बाकी को स्थानिक आत्मा कलाकृति के अंदर दूर रखने को कहा। एक बार जब सब कुछ तय हो गया, तो युआन फेई और उसके कबीले के सभी लोग स्थानिक आत्मा कलाकृति में प्रवेश कर गए। फिर स्थानिक आत्मा कलाकृति सोयाबीन के आकार का एक छोटा सा मोती बन गई और ये युआन के शरीर पर ले जाई गई। डॉट 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 डॉट। ये युआन और फैंग जीरो रिज से नीचे उतरते रहे। क्रिम्सन समिट रिज जो पहले शोर और उत्साह से गुलजार रहती थी, अब असामान्य रूप से शांत थी। लेकिन ऐसी स्थिति लंबे समय तक नहीं रहेगी। अनंत वन में राक्षसी जानवरों की कमी सबसे कम है। इस जगह पर जल्द ही अन्य राक्षसी जानवर कब्जा कर लेंगे। स्वाभाविक रूप से इस पर लड़ाई और हत्या का दौर होगा, लेकिन इसका ये युआन से कोई लेना देना नहीं था। ये कहा जा सकता है कि वह क्रिम्सन समिट रिज की इस यात्रा से पूरी तरह से लोड होकर लौटा। न केवल उसने क्रिम्सन सोल ग्रास प्राप्त किया, बल्कि उसने एक टियर 3 राक्षसी जानवर को भी वश में कर लिया। फैंग जिरो को लगा कि वह अभी भी सपना देख रही है। इस पूरे दिन और रात का अनुभव बहुत ही विचित्र था। क्या मैं अभी भी सपना देख रहा हूं, ये युआन? क्या हमने वास्तव में टियर 3 राक्षसी जानवर को वश में कर लिया है? तुम खुद को चुटकी काट सकते हो। अगर इससे दर्द होता है, तो इसका मतलब है कि तुम सपना नहीं देख रहे हो। ओह, मैंने तुम्हें खुद को चुटकी काटने के लिए कहा था। तुमने मुझे क्यों चुटकी काटी? तुम वास्तव में बहुत दर्द में हो। ऐसा लगता है कि यह वास्तव में एक सपना नहीं है। लेकिन मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि यह वास्तविक नहीं है।
ये युआन, यदि तुम वानर राजा और उसके कबीले को बाहर निकाल दोगे, तो क्या वे सीधे किन राज्य को नष्ट नहीं कर पाएंगे? ये युआन ने असहाय होकर कहा, मूर्ख मत बनो। युआन फेई को उजागर नहीं किया जा सकता। उसका उपयोग केवल महत्वपूर्ण क्षणों के दौरान ही किया जा सकता है। जरा सोचो, अगर कोई टियर 3 राक्षसी जानवर मानव क्षेत्रों में दिखाई देता है, तो परिणाम क्या होगा? इसके अलावा, युआन फेई और बाकी लोग स्थानिक आत्मा कलाकृति के अंदर छिपे हुए हैं। अगर स्थानिक आत्मा कलाकृति उजागर हो जाती है, तो मेरे बारे में भूल जाओ, यहां तक कि किन राज्य भी विनाश का सामना करेगा। इसलिए हमें वापस लौटने के बाद अपना मुंह कसकर बंद रखना चाहिए, समझे? फेंग जिरो का व्यक्तित्व बहुत ही साधारण था। उसे लगा कि टियर 3 राक्षसी जानवर का अधीनस्थ होना बहुत शानदार बात है। उसने ईमानदारी से नहीं सोचा था कि इसका परिणाम इतना गंभीर होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अभी भी युआन फी को बाहर लाकर दिखाने के बारे में सोच रहा था। वे वास्तव में अपना चेहरा भी नहीं दिखा सकते। फेंग जिरो को निराशा महसूस हुई। ये युआन ने जब ये देखा तो उसने गंभीर चेहरा बनाया और कहा, वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन, जब हम वापस लौटेंगे तो आपको इस मामले को ऐसे लेना चाहिए जैसे कि यह हुआ ही नहीं था। अन्यथा, इसके परिणाम ऐसे होंगे जिन्हें आप और मैं सहन नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है। मैं समझ गया। मैं आंटी को भी नहीं बताऊंगा। बस आराम करो। फेंग जिरो का व्यक्तित्व थोड़ा ज्यादा शरारती था, लेकिन वह मूर्ख नहीं थी। ये युआन पहले ही इस हद तक बोल चुकी थी। वह स्पष्ट रूप से शिष्टाचार जानती थी। खास तौर पर वह स्थानिक आत्मा कलाकृति। वह वस्तुतः एक टाइम बम था। दोनों चलते हुए बातें करते रहे और जल्दी से पहाड़ से नीचे उतर गए। क्रिम्सन सोल ग्रास पहले ही प्राप्त हो चुका था, इसलिए अगला कदम पाइन यांग फल था। जिस जगह पर पाइन यांग फल उगता था उसे ग्रे पाइन फॉरेस्ट कहा जाता था। ये वास्तव में बहुत खतरनाक जगह नहीं थी, बस एक टियर 2 राक्षसी जानवर का क्षेत्र था। अब जब उनके पास युआन फी था, तो पाइन यांग फल तोड़ना आसान हो गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। चलते चलते वे दोनों एक घने जंगल में पहुंच गए। हत्या की मंशा बिना किसी चेतावनी के एक पल में ही प्रकट हो गई। एक तीर पेड़ों की परतों को पार करता हुआ अत्यधिक गति से ये युआन के दिल की ओर बढ़ा। इस तीर की दूरी न तो बहुत दूर थी और न ही बहुत पास। इससे ये युआन को पहले से इसका पता नहीं चल पाया और उसे प्रतिक्रिया करने का जरा भी समय नहीं मिला। हालांकि ये युआन ने इस पर प्रतिक्रिया करने में कामयाबी हासिल की। क्यूई गतिविधियों के प्रति उनकी संवेदनशीलता नियमित सार क्यूई क्षेत्रों के साथ अतुलनीय थी। स्पिरिट वॉर्ड शैटरिंग स्पेस को तुरंत ही अंजाम दिया गया, क्योंकि वह एक तरफ छलांग लगाकर बड़ी मुश्किल से इस तीर से बच पाया था। जैसे ही ये युआन युआनफी को बुलाने की योजना बना रहा था, चेतावनी की घंटियां फिर से बज उठी। घास से एक आकृति सीधे उस दिशा की ओर बढ़ी जिस ओर वह गोता लगा रहा था। कहने का तात्पर्य यह है कि ये युआन की इस चाल ने उसे हत्या की अगली लहर के लिए पूरी तरह तैयार कर दिया। एक कृपाण किरण चमकती हुई गुजरी और एक शक्तिशाली आभा सीधे आगे से आई। ये 5वें स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र से एक पूर्ण शक्ति वाला हमला था। ठीक उसी समय ये युआन ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया। सिवाय इसके कि उसकी यह हथेली हत्यारे की ओर नहीं, बल्कि जमीन की ओर थी। स्टैकिंग वेव्स स्तरित हथेली, 8वीं परत लहर, गड़गड़ाहट, हर जगह गंदगी उड़ गई, और फिर ये युआन की आकृति को बलपूर्वक अपनी दिशा बदलते देखा जा सकता था, और वह उस कृपाण से बाल बाल बच गया। ची, ये कृपाण अभी भी ये युआन की बांह को हल्के से छूने में कामयाब रही। हालांकि यह अभी खत्म नहीं हुआ था। एक बार फिर ये युआन पर तीसरा हमला हुआ। यह एक श्रृंखलाबद्ध हत्या थी जो कि सीमा तक सटीक थी। दूसरे पक्ष ने ये युआन की सभी प्रतिक्रियाओं की गणना की। ये युआन जानलेवा खतरे में था। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास बेजोड़ औषधि देवता अध्याय 143। 9 तलवारों का रुख पूरा हुआ। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL बेजोड़ औषधि देवता C143। 9 तलवारों का रुख पूरा हुआ। एड्स बाय पब फ्यूचर अध्याय 143। 9 तलवारों का रुख पूरा हुआ। अनुवादक सेलेफोटा _ संपादक रेगियस प्रोफेसर। इस बार हत्या एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, एक श्रृंखलाबद्ध हमला था। इसमें ये युआन की हर प्रतिक्रिया को ध्यान में रखा गया था। अभी अभी ये युआन ने दूसरे हमले से बचने के लिए 8वीं परत की लहर से प्रतिक्षेप उधार लिया था, लेकिन अब ये युआन हवा में था। तीसरा हमला बिना किसी रुकावट के हुआ और ये युआन को सांस लेने का भी मौका नहीं मिला। समय पर पकड़ सटीक थी और समन्वय अद्भुत था। ये लगभग दोषरहित था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इन तीनों लोगों की ताकत बहुत मजबूत थी। वे सभी 5वें स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र और उससे ऊपर के थे। 3 5वें स्तर आत्मा संक्षेपण क्षेत्र और ऊपर के मार्शल कलाकारों के लिए इस तरह के एक सरल हत्या जाल बिछाने के लिए ये बस एक अपरिहार्य निश्चित मौत परिदृश्य था। ये युआन
फेंग जिरोऊ ने भी तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और ये युआन की मदद करने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन तभी एक और आकृति उभरी और सीधे फेंग जिरोऊ पर गोली चला दी। आपका प्रतिद्वंद्वी मैं हूं। एक नीली आकृति ने अकल्पनीय गति के साथ फेंग जिरोऊ पर हमला किया। ये तुम हो, सु यीशान? फेंग जिरोऊ ने आश्चर्य से कहा। दोनों लोगों ने तुरंत ही एक दूसरे पर वार किया। वे वास्तव में बराबरी पर थे। हे, अगर नहीं तो तुम्हें क्या लगता है कि वह कौन है? नानफेंग जिरो, इस युवा मास्टर ने तुम्हारा इतना पीछा किया है, लेकिन तुमने कोई परवाह नहीं की। आज मैं तुम्हें इस युवा मास्टर की शक्ति का स्वाद चखाने जा रही हूं। सु यीशान बुरी तरह मुस्कुराए। सु परिवार के युवा मुखिया के रूप में सु यीशान स्वाभाविक रूप से नानफेंग जिरोऊ की असली पहचान से अवगत थे। शाही परिवार के साथ सु परिवार का रिश्ता हमेशा से ही बहुत नाजुक रहा था। सु यीशान ने अकादमी में बहुत लंबे समय तक नानफेंग जिरो का पीछा भी किया था, लेकिन नानफेंग जिरो हमेशा उससे बेबाकी से बात करता था। सु यीशान नानफेंग जिरो का पीछा कर रहा था। एक ओर ये सु परिवार के हितों के लिए था, दूसरी ओर ये स्पष्ट रूप से नानफेंग जिरो की सुंदरता के कारण था। एड्स बाय पब फ्यूचर। नानफेंग जिरो न केवल शानदार दिखती थी, बल्कि वह एक प्रसिद्ध बर्फ सुंदरी भी थी। सु यीशान कैसे प्रभावित नहीं हो सकती थी? सु यीशान को शब्दों से चिढ़ाते देख नानफेंग जिरोऊ को अचानक बहुत गुस्सा आया। बहुत दुस्साहस है, सु यीशान। मैं जरूर वापस आऊंगी और इस घटना के बारे में शाही पिता को बताऊंगी और उन्हें तुम्हारे सु परिवार को सजा देने के लिए मजबूर करूंगी। सु यीशान ने ठंडे स्वर में उपहास किया और कहा, तो आपको पहले वापस जाने में सक्षम होना होगा। हे, चमकदार खूबसूरत वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन और सुपर प्रतिभाशाली दोनों अंतहीन जंगल में गिर गए। वास्तव में शोकाकुल। तुम्हारे जैसों के साथ। नानफेंग जिरो ने भी उसी तरह की ठंडी व्यंग्यात्मक भाषा में कहा। इधर सु यीशान ने नानफेंग जिरो को रोक लिया। दूसरी तरफ ये युआन पहले से ही जीवन और मृत्यु के महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुका था। इस समय ये युआन स्वाभाविक रूप से युआन फी को बुला सकता था, लेकिन उसे बुलाने के बाद वह पहले ही मर चुका होगा। चांग तिकड़ी भाइयों को स्पष्ट रूप से पता नहीं था कि ये युआन ने युआन फेई को वश में कर लिया था, लेकिन इस बार उनकी श्रृंखलाबद्ध हत्या ने संयोगवश ये युआन द्वारा युआन फेई को बुलाने की संभावना को बंद कर दिया। चांग वन जन्म से ही सतर्क था। ये युआन के बारे में उसकी जांच भी काफी गहन थी। भले ही ये युआन अतीत में कितना भी अपव्ययी रहा हो, अब वह एक ऐसा प्रतिद्वंद्वी था जो किसी भी लापरवाही की इजाजत नहीं देता था। यदि वे ये युआन को सिर्फ इसलिए नीची नजर से देखते क्योंकि वह एसेंस-क्यू क्षेत्र में था, तो उन्हें निश्चित रूप से भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। वास्तव में ये युआन के प्रदर्शन ने चांग वन के विचारों की पुष्टि की। अगर यह कोई और एसेंस-क्यू रियल मार्शल आर्टिस्ट होता, तो चांग थरी का वह घातक तीर पहले ही उसके दिल में घुस चुका होता। लेकिन ये युआन ने न केवल चांग थरी के तीर से बच निकला, बल्कि ऐसी स्थिति में भी जब उसके शरीर की जड़ता को बदलना असंभव था, उसने हवा में ही बलपूर्वक दिशा बदल ली। इसे अब और अधिक कठिन नहीं कहा जा सकता। 2/5वें स्तर आत्मा संक्षेपण दायरे की बेदाग हत्या वास्तव में एक 9वें स्तर सार-क्यूई दायरे द्वारा सरलता से चकमा दिया गया था। लेकिन ये ठीक था क्योंकि चांग वन स्वयं ही अंतिम हमले का प्रभारी व्यक्ति था। चांग वन एक 6ठे स्तर आत्मा संक्षेपण क्षेत्र विशेषज्ञ। जब से ये युआन ने उस क्षेत्र में प्रवेश किया था, तब से वे प्रतीक्षा में थे। चांग वन पहले से ही अपनी ऊर्जा को संचित कर रहा था और उसे मुक्त करने की प्रतीक्षा कर रहा था, ये सब इस अंतिम घातक प्रहार के लिए। यह प्रहार 6ठे स्तर के स्पिरिट कंडेंसेशन रियल मार्शल कलाकार का सबसे शक्तिशाली प्रहार था। पहले ये युआन की 8वीं परत की लहर के जुड़ने के कारण उसकी वर्तमान हवाई गति पहले से भी अधिक तेज थी, और चांग वन की गति चांग टू से ज्यादा थी। इसका मतलब ये था कि ये युआन और चांग वन की गति जो चांग टू से ज्यादा थी, एक साथ आ रहे थे। चांग वन ने भी तलवार का इस्तेमाल किया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने पहले ही ये युआन के घायल होने और उसकी अंतिम सांस लेने का परिणाम देख लिया था। सावधान, ये युआन। नानफेंग जिरोऊ सु यीशान से उलझ गई थी और खुद को मुक्त नहीं कर सकी। लेकिन उसने ये युआन की हत्या का दृश्य देखा। पहले अपना ख्याल रखो, राजकुमारी नानफेंग। नानफेंग जिरो की प्रतिक्रिया देखकर सु यीशान को भी खुशी की लहर महसूस हुई। वह घृणित ये युआन आखिरकार मरने वाला था। धमाका। नानफेंग जिरोऊ उछल पड़ा और उसने वहीं पर खून थूक दिया। लेकिन साथ ही पटकथा चांग वन की योजना के अनुसार नहीं चली। चांग वन की तलवार की नोक ये युआन को घायल करने ही वाली थी कि अचानक उसकी आंखों के सामने का दृश्य धुंधला हो गया। ये युआन वास्तव में एक ही समय में उसके सामने प्रकट हुए। बाद के चित्र। ये युआन उस समय हवा में था, वह कैसे प्रतिबिंब बना सकता था? और ये युआन अतुलनीय रूप से यथार्थवादी थे। लेकिन असली शरीर कौन सा था? चांग वन की दिव्य भावना ने इन 9 आकृतियों को तुरंत देखा, लेकिन उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि ये 9 आकृतियां वास्तव में असली शरीर थीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये कैसी स्थिति थी? भूत प्रेत दिख रहे थे।
हालांकि चांग वन इस समय एक तीर की तरह था जो एक डोरी में बंधा हुआ था और वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। वह किसी भी तरह की हिचकिचाहट बर्दाश्त नहीं कर सकता था। हम्फ, तुच्छ चालें। ये तो बस छलावरण है। चांग वन ने बिना किसी हिचकिचाहट के बीच में स्थित ये युआन को चुना। वही उसका प्रारंभिक लक्ष्य भी था। इस तरह की परिस्थिति में प्रतिरूप बनाना एक छलावरण के बराबर था। इसका उद्देश्य चांग वन की इंद्रियों को भ्रमित करना था। और असली शरीर तो शुरू से ही कभी नहीं बदला था। स्वूश। चांग वन का शरीर ठीक उसी तरह से उस मूर्ति से होकर गुजरा। किसी शरीर में घुसने जैसा कोई सहज एहसास नहीं था। वह हवा में से होकर गुजरा। चांग वन का दिल अनायास ही डूब गया। 9वें स्तर के सार्क्यूई क्षेत्र से निपटने के लिए तीनों भाइयों ने अपनी सारी कुशलताओं का इस्तेमाल किया और सावधानीपूर्वक इस निश्चित मौत की स्थिति को अंजाम दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि ये युआन को बस कुछ हल्की चोटें ही लगी। परिदृश्य की स्थापना करते समय चांग वन को पूर्ण विश्वास था कि 9वें स्तर के सार्क्यू क्षेत्र की बात तो दूर, यहां तक कि 7वें स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र को भी बिना तैयारी के पकड़े जाने पर भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। चांग वन ने ये युआन पर पहले ही बहुत जोर दिया था, यहां तक कि वह उसके बारे में और अधिक नहीं सोच सकता था। लेकिन परिणाम फिर भी उसकी उम्मीदों से बढ़कर था। अब तक चांग वन ये पता नहीं लगा सका कि ये युआन ने हवा में उड़ते हुए 8 प्रतिबिंब कैसे बनाए और उसका असली शरीर कौन सा था। टकराना। चांग वन के पीछे खड़ा ये युआन जमीन पर भारी होकर गिरा। चांग वन भी धीरे से जमीन पर गिरा। ये युआन की जर्जर उपस्थिति के बिना वह बहुत आराम से दिख रहा था। ये युआन खड़ा हुआ और अपने शरीर पर घास के टुकड़ों को झाड़ते हुए शांति से बोला, मुझे वास्तव में आप तीनों को धन्यवाद देना है। आप लोगों के बिना मुझे डर है कि मेरी 9 तलवारों की मुद्रा इतनी जल्दी पूरी नहीं होगी। आसन खतरे की सीमा पर ये युआन शांत रहा और तुरंत हृदय जैसे शांत जल की स्थिति में प्रवेश कर गया। इस समय ऐसी स्थिति में जितना अधिक वह घबराएगा उतना ही अधिक निश्चित हो जाएगा कि उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये युआन समझ गया कि इस प्रहार से बचने के लिए वह केवल 9 तलवारों के रुख की चाल तकनीक का ही उपयोग कर सकता था। लेकिन उनका 9 तलवारों वाला रुख अधूरा था। आंदोलन तकनीक को अंजाम देने के लिए एक पैर जमाने की जगह होनी चाहिए, लेकिन वह वर्तमान में बीच हवा में लटके हुए थे। संकट के क्षण में हॉट लाइक स्टिल वाटर अवस्था पर भरोसा करते हुए ये युआन ने अपनी क्षमता को सबसे बड़ी सीमा तक उत्तेजित किया और अंततः 9 तलवारों का रुख पूरा किया। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास बेजोड़ औषधि देवता अध्याय 144। आप सचमुच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL बेजोड़ औषधि देवता C144। आप सचमुच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 144। आप सचमुच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। अनुवादक सेलेफोटा अंडरस्कोर संपादक रेगियस प्रोफेसर। इस बीच चांग ब्रदर्स इकट्ठे हो गए। तीनों का रंग रूप बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। ये युआन के शब्दों का अर्थ सुनकर उनकी परिश्रमपूर्वक तैयार की गई हत्या परिदृश्य ने वास्तव में ये युआन को सफलता पाने में मदद की। अभी जो गति तकनीक बताई गई वह बहुत ही गहन थी। यहां तक कि चैंग वन 6ठे स्तर का आत्मा संघनन क्षेत्र भी यह भेद करने में असमर्थ था कि असली शरीर कौन सा है। ये युआन, तुम इतने भोले नहीं हो कि यह सोचो कि तुम हमारे घात से बचकर सुरक्षित रूप से पीछे हट सकते हो, है ना? हालांकि अभी जो कदम उठाया गया वह अतुलनीय रूप से गहरा था, फिर भी तुम्हारा साधना क्षेत्र बहुत कम है, चांग वन ने धीमी आवाज में कहा। चांग वन ने एक जटिल समस्या को हल करने के लिए एहतियाती दृढ़ उपाय के रूप में इस मौत के जाल को डिजाइन किया। ये सब अनावश्यक जटिलताओं को रोकने के लिए किया गया। भले ही वे घात लगाकर हमला न करते हों, लेकिन उसके साधना क्षेत्र में ये युआन को मारना उतना ही आसान था जितना कि उसकी जेब से कुछ निकालना। ये तो बताने की जरूरत नहीं कि उसके साथ चांग 2 और चांग 3 भी थे। हुर, तुम लोग बहुत सोच रहे हो, मुझे पीछे क्यों हटना पड़ रहा है? अगर मुझे अभी आखिरी समय पर सफलता नहीं मिलती तो तुम सब मुझे पहले ही मार चुके होते। मैं तुम्हें इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकता हूं? यद्यपि ये युआन ने ये शब्द मुस्कुराते हुए कहे थे, लेकिन जो लोग उसे जानते थे वे जानते थे कि ये युआन वास्तव में क्रोधित था। बस ये युआन की धमकी हास्यास्पद लग रही थी। 9वें स्तर के सार्क्यूई दायरे के एक नौसिखिए ने वास्तव में 3-5वें स्तर के आत्मा संघनन दायरे और उससे ऊपर के विशेषज्ञों को धमकाया। चाहे वे इसे कैसे भी देखें, ये सिर्फ जिद जैसा लग रहा था। जब ये युआन ने अपनी बात खत्म की तो चांग ट्रायो ब्रदर्स ने अनायास ही एक दूसरे की तरफ देखा। वे सोच रहे थे कि क्या ये युआन के दिमाग में कोई समस्या है। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये युआन के बारे में उनकी समझ के अनुसार, यद्यपि ये युआन बहुत बेलगाम हो सकता था, उसने कभी ऐसा कुछ नहीं किया जिस पर उसे भरोसा न हो। हालांकि वर्तमान परिस्थितियां उन्हें दबंग होने की अनुमति नहीं देती थी। ये युआन यह नहीं सोच सकता था कि वह उन तीनों के बराबर है ना?
ये युआन, मुझे लगता है कि तुमने स्थिति स्पष्ट नहीं की है ना? चांग वन ने हैरानी से पूछा। बेशक मैं स्थिति को समझता हूँ। तुम तीनों सू परिवार के अनुचर हो, है ना? उस बूढ़े कुत्ते सू युबाई का आदेश मिला था कि आकर मुझे मार डालो, है ना? नहीं, ये युआन ने ठंडे स्वर में उपहास किया। चांग वन ने ये युआन की वाक्पटुता के बारे में स्पष्ट रूप से सुना था, इसलिए उसने उसके साथ झगड़ा करने की योजना नहीं बनाई। उसने सिर हिलाया और कहा, तुम गलत हो। एल्डर सू ने हमें आने का आदेश नहीं दिया था। हम परिवार के मुखिया के आदेश के तहत तुम्हें मारने आए हैं। ये युआन को बहुत आश्चर्य हुआ। परिवार का मुखिया, सू यीशान का बूढ़ा आदमी। अच्छा, वही बात। लगता है कि मुझे वापस लौटने पर सू परिवार को वाकई एक अच्छा उपहार देना होगा। अन्यथा वे सचमुच सोचेंगे कि यह छोटा सा स्वामी भड़काने के लिए अच्छा है। चांग वन को कुछ उलझन महसूस हुई। हालांकि इस कार्य से पहले उसने ये युआन पर गहन जांच की थी, लेकिन आखिरकार ये युआन से उसकी पहली मुलाकात थी। अब जाकर उसे पता चला कि ये युआन का व्यक्तित्व उसकी समझ से बिल्कुल अलग था। उनकी धारणा में ये युआन शांत और स्थिर था। ऐसा लग रहा था जैसे वह लापरवाह था, लेकिन हर कदम पर उसने खुद को दृढ़ रखा। लेकिन अब ये युआन स्पष्ट रूप से एक अमीर परिवार से आने वाला एक निकम्मा आदमी था। वह पूरी तरह से स्थिति को स्पष्ट नहीं कर सका। यदि ये युआन का प्रदर्शन अभी इतना शानदार न होता तो चांग वन शायद ये भी सोचता कि ये युआन एक मूर्ख है। जैसे ही चांग वन चकित था, ये युआन ने उसकी नाक की ओर इशारा किया और डांटा, अरे, क्या तुम तीनों में अभी भी शर्म की भावना है? एक छठे स्तर की आत्मा संघनन क्षेत्र, दो पांचवें स्तर की आत्मा संघनन क्षेत्र मुझे मारने आए और फिर भी इसे खुलेआम करने की हिम्मत नहीं हुई। इसके बजाय तुम लोगों ने इस तरह की छुपकर हमला करने की रणनीति का इस्तेमाल किया। वास्तव में जिस तरह का मालिक होता है, उसके पास उसी तरह के अनुचर भी होंगे। सू युबाई वह बूढ़ा कुत्ता भी बहुत भयावह है और दूसरों पर छुपकर हमला करने में मजा लेता है। तुम सब वास्तव में एक ही कपड़े से बने हो। चांग वन को ये युआन ने इतना डांटा कि वह अचंभित रह गया। वह अनजाने में अपने ही निर्णय पर संदेह करने लगा। क्या यह हो सकता है कि ये युआन नाम का यह आदमी वाकई बहुत गुस्सैल था? 100% बेकार सिल्क पैंट। बेशक ये युआन की प्रतिभा सभी संदेहों से परे थी। वह निश्चित रूप से एक अद्वितीय प्रतिभा था। यहाँ तक कि युवा कुलपति सू यीशान को भी हार माननी पड़ेगी। इसके अलावा क्या ये युआन वास्तव में एक जल्दबाज व्यक्ति था? क्या डैनवू अकादमी में उसकी गतिविधियां महज एक संयोग मात्र थी? ये युआन ने चांग ब्रदर्स को डांटना समाप्त किया और अपना सिर सू यीशान की ओर घुमाया। उसने गालियां देनी शुरू कर दी, सू यीशान, तुम कछुए के पोते हो। तुम सिर्फ महिलाओं को धमकाना जानते हो। अगर तुम में क्षमता है तो आओ और इस छोटे भगवान से एक एक करके लड़ो। रीढ़विहीन आदमी, मुझे मारना चाहते हो लेकिन अकादमी में एक कदम भी नहीं उठा सकते। तुम ऐसा करने के लिए अंतहीन जंगल तक भागते हो। भविष्य में जब सू परिवार तुम्हारे हाथों में आएगा तो यह अंततः बर्बाद हो जाएगा। अरे नहीं, सू परिवार लंबे समय तक अस्तित्व में नहीं रह पाएगा। जब मैं वापस जाऊंगा तो मैं सू परिवार को तब तक पीटूंगा जब तक वे अपना सिर नहीं उठा पाएंगे। सू यीशान वर्तमान में नानफेंग जिरो के साथ एक गर्मागर्म लड़ाई में था जब उसने अचानक ये युआन के श्राप को सुना और इसे सुनने के बाद वह क्रोध से जलने से खुद को रोक नहीं सका। एक झटके से नानफेंग जिरो को पीछे धकेलते हुए सू यीशान कुछ छलांगों के साथ ये युआन के सामने आ गई। नानफेंग जिरो भी पीछे पीछे आया और ये युआन के पास आ गया। दोनों पक्षों में गतिरोध पैदा हो गया। ये युआन ने लापरवाही से एक दवा की गोली निकाली और उसे नानफेंग जिरो की ओर फेंक दिया। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन नानफेंग, ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल था। इसे खा लो। इस तरह की छोटी मोटी चोटों पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। नानफेंग जिरो ने औषधीय गोली पकड़ी लेकिन अपना सिर नीचे कर लिया। वह जानती थी कि उसकी पहचान पहले ही ये युआन को बता दी गई थी, जिससे ये थोड़ा अजीब लग रहा था। एड्स बाय पब फ्यूचर। घमंडी मत करो, ये युआन। भले ही तुम चांग ब्रदर्स के घात से बच गए हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम आज भी अंतहीन जंगल से बाहर निकल सकते हो? सू यीशान नाराज था जब उसने ये युआन की शांत उपस्थिति देखी। क्या वर्तमान ये युआन को घबराना नहीं चाहिए? ये युआन ने सू यीशान को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं अंतहीन जंगल छोड़ने की योजना नहीं बना रहा हूं। हंफ, अच्छा हुआ कि तुम्हें पता है। अंतहीन जंगल बहुत मजेदार है। मैं अभी भी कुछ और दिनों तक खेलने की योजना बना रहा हूं। जहां तक इस बात का सवाल है कि आप लोग बाहर जा सकते हैं या नहीं, इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ये युआन? क्या तुम नहीं बता सकते कि तुम दोनों इस समय किस स्थिति में हो? अभी अभी मैंने सुना है कि तुम एक दूसरे से लड़ना चाहते हो, है ना? सू यीशान ने ये युआन को ऐसे देखा जैसे वह किसी मूर्ख को देख रहा हो। ये युआन ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सही है। क्या प्रतिष्ठित सू परिवार के युवा कुलपति केवल महिलाओं को धमकाना जानते हैं? यदि आपके पास क्षमता है तो आइए आमने सामने बात करें।
हा 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 हा। ये सुनते ही सु यीशान जोर से हंसा और बोला, ठीक है, मैं तुमसे एक एक करके लड़ूंगा। लेकिन ये हम एक समूह के रूप में तुमसे अकेले लड़ रहे हैं। ये सुनकर ये युआन का चेहरा उतर गया और वह डरकर बोला, सु यीशान, तुम आदमी हो या नहीं? अगर तुम में क्षमता है तो चलो एक एक करके लड़ते हैं। ये युआन की शक्ल देखकर सु यीशान को बहुत गुस्सा आया। उसने हंसते हुए कहा, ये युआन, मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग वाकई खराब हो गया है। हम चारों मिलकर तुम्हें कुत्ते की तरह मार सकते हैं। मैं तुम्हें द्वंद्व युद्ध से क्यों खुश करूं? क्या तुम्हें लगता है कि यह अकादमी है? ये युआन ने सु यीशान को देखा जो खुद पर गर्व महसूस कर रहा था और अचानक बहुत खुशी से मुस्कुराया। तुम तब भी हंस सकते हो जब मौत दस्तक दे रही हो, ये युआन। मुझे तुम्हें ये सौंपना होगा। चांग 1, चांग 2, चांग 3, ये युआन को मार डालो। नानफेंग जीरो को जीवित छोड़ दो, मुझे अभी भी उसकी जरूरत है। सु यीशान ने आदेश दिया। चांग ब्रदर्स इस बात से नाराज थे कि सु यीशान ऐसे समय में भी कामुक था, लेकिन उन्होंने सु यीशान की बातों का खंडन नहीं किया। आखिरकार वह भविष्य में सु परिवार का मुखिया था। जैसे ही चांग ब्रदर्स आगे बढ़ने के लिए तैयार हुए, उनका चेहरा अचानक बदल गया। सूश, सूश, सूश। पलक झपकते ही सैकड़ों सफेद रंग के वानर उनकी आंखों के सामने प्रकट हो गए और उन्हें ये युआन के साथ बीच में घेर लिया। इनमें से सबसे कमजोर सफेद वानरों की संख्या प्रारंभिक चरण टियर 2 पर थी। हा हा, सु यीशान, मुझे पता चला कि मुझे तुम्हारा 1-on-1 का आइडिया बहुत पसंद आया। हम सब बनाम तुम लोग। यार, तुम वाकई एक जीनियस हो जो इस तरह के 1-on-1 तरीके के साथ आए हो। ये युआन ने सु यीशान को देखा और जोर से हंस पड़ा। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास बेजोड़ औषधि देवता अध्याय 145 पूर्ण विराम। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL बेजोड़ औषधि देवता C145 पूर्ण विवरण। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 145 पूर्ण विराम। अनुवादक सेलेफोटा अंडरस्को संपादक रेगियस प्रोफेसर। क्या क्या हो रहा है? सु यीशान इस अविश्वसनीय दृश्य को देखकर विस्मित रह गया और ये युआन की खिल्ली भी नहीं उड़ा सका। कई सौ लंबी भुजा वाले पत्थर के बंदर हवा से अचानक प्रकट हुए। यह दृश्य प्रभाव वाकई बहुत बड़ा था। टियर 2 लांग आर्मस्टोन एप्स से भरी उनकी दृष्टि के साथ इस तरह का दबाव जीवन के लिए बिल्कुल अविस्मरणीय था। सु यीशान को तो अपने पैरों में भी कंपन महसूस हो रहा था। सिर्फ सु यीशान ही नहीं, चांग ब्रदर्स भी इस पल में पूरी तरह से अचंभित थे। हालांकि उन्होंने बहुत सी चीजों का अनुभव किया था, लेकिन उन्होंने पहले कभी इतना बड़ा अवसर नहीं देखा था। ये सैकड़ों टियर 2 लंबी भुजा वाले पत्थर के वानरों की संख्या एक बार में ही सु परिवार को कुचलने के लिए पर्याप्त थी। यद्यपि इनमें से अधिकांश लंबी भुजा वाले पाषाण वानरों की संख्या प्रारंभिक चरण टियर 2 में थी, फिर भी काफी संख्या में मध्य चरण और अंतिम चरण टियर 2 में भी थे। सिर्फ एक मिडिल स्टेज टियर 2 राक्षसी जानवर ही उसके लिए दम घोटने के लिए काफी था। अगर सैकड़ों को जोड़ दिया जाए तो क्या नतीजा होगा? इस समय उनकी नसें पहले से ही सीमा तक तनावग्रस्त थीं। स्थानिक आत्मा कलाकृति। यह एक स्थानिक आत्मा कलाकृति होनी चाहिए। यदि नहीं, तो इतने सारे राक्षसी जानवरों को शामिल करना असंभव है। ये युआन, उसके पास वास्तव में एक स्थानिक आत्मा कलाकृति है। चांग 1 ने अचानक चौंक कर कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। स्पा स्थानिक आत्मा कलाकृति। ये कैसे संभव है? भले ही सच्चाई उसकी आंखों के सामने थी, सु यीशान को अभी भी लगा कि यह सत्य था। ये सही है। ये वास्तव में एक स्थानिक आत्मा कलाकृति है। मुझे नहीं लगता था कि आपके पास ऐसा ज्ञान होगा। काफी बड़ा आंकड़ा। हालांकि आपने इस युवा मास्टर को नाराज कर दिया। यह आपके पूरे जीवन में किया गया सबसे मूर्खतापूर्ण काम है। हालांकि यह आदान प्रदान की कुछ ही छोटी सांसें थी, ये युआन बता सकता था कि इन 4 लोगों में से चांग 1 मस्तिष्क केंद्र चरित्र के रूप में कार्य करता था। सु यीशान के व्यक्तित्व को देखते हुए इतना बड़ा हत्या का जाल बिछाना और उसमें खरगोश के फंसने का इंतजार करना असंभव था। उन चारों की ताकत ये युआन की जोड़ी से कहीं ज्यादा थी। इसलिए इतना सतर्क रहने की कोई जरूरत नहीं थी। चांग 1 का वह अंतिम प्रहार उल्लेखनीय रूप से शानदार था। वास्तव में यह एक दोषरहित प्रहार था। ये युआन उस समय वास्तव में जीवन और मृत्यु की सीमा पर पहुंच गया था। यदि वह संकट की अंतिम घड़ी में शांत न रहता और अंतिम क्षण में आगे नहीं बढ़ता, तो अब तक वह एक लाश बन चुका होता। इससे ये पता चलता है कि चांग 1 एक बहुत ही बुरा चरित्र था। लेकिन दुख की बात है कि उसका प्रतिद्वंद्वी ये युआन था। वह एक युवा गुरु था जो निश्चित रूप से किसी भी शिकायत का बदला लेगा, न कि कोई बूढ़ा भला मानुस जो बुराई के बदले अच्छाई करता है। ये युआन की बातों का चांग 1 ने खंडन नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि ये युआन ने जो कहा वह सत्य था। चांग 1 ने अपने जीवन में जो सबसे मूर्खतापूर्ण काम किया, वह ये युआन को अपमानित करना था।
चांग वन स्वाभाविक रूप से डैन वू अकादमी में ये युआन की हरकतों के बारे में स्पष्ट था और वह छोटी छोटी शिकायतों का बदला लेने की उसकी प्रवृत्ति से वाकिफ था। इसलिए उसने दया की भीख मांगने के विचार को खारिज कर दिया। लड़ो भाइयों, उन राक्षसी जानवरों को नजरअंदाज करो और सीधे ये युआन को मार डालो। चांग वन भी एक बहुत ही निर्णायक व्यक्ति था क्योंकि उसने सीधे आदेश दिया था। जब चांग वन को आदेश दिया गया तो उसने ये युआन की ओर बढ़ने के लिए मोर्चा संभाला। चांग टू और चांग थ्री और बिग ब्रदर में अविश्वसनीय तालमेल था। तीनों ने त्रिकोण के रूप में ये युआन की ओर तेजी से हमला किया। ये चांग वन का मरते समय का कृत्य था। इतने सारे टियर 2 राक्षसी जानवरों का सामना करते हुए उसे नहीं लगा कि वह ये युआन को मार सकता है। हालांकि जिस बात ने चांग वन को अवाक और सुखद आश्चर्यचकित कर दिया वही ये थी कि इन टियर 2 राक्षसी जानवरों ने वास्तव में इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की। ये राक्षसी जानवर अप्रत्याशित रूप से उन तीनों को रोकने के लिए आगे नहीं आए। क्या ऐसा हो सकता है कि ये राक्षसी जानवर वही थे जिन्हें ये युआन ने उन्हें डराने के लिए निकाला था? ये युआन इन राक्षसी जानवरों को बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं कर सकता था। इस खोज से चांग वन अत्यधिक प्रसन्नता से भर गया। हाँ, मैं तो तुम्हारे झांसे में आ गया था। तो तुम इन राक्षसी जानवरों को बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं कर सकते। भाइयों, मेरे साथ उसे भी मार डालो। चांग वन जोर से हंसा। ये युआन ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसने बस चांग वन को एक मुस्कान के साथ देखा जो उपहास से भरी मुस्कान नहीं थी। हुन्फ, तुम पहले से ही मौत के द्वार पर हो और फिर भी तुम अभी भी वहां होने का नाटक कर रहे हो। पवन वज्र तलवार। चांग वन की तलवार एक बार फिर ये युआन के सामने आ गई। लेकिन इस बार ये युआन ने बचाव के लिए अपनी सारी ताकत नहीं झोंकी। वह वहीं स्थिर रहा। ठीक इसी समय एक सफेद आकृति बगल से निकली और उसने चांग वन की तलवार को बहुत हिंसक तरीके से पकड़ लिया तथा उसे घुमा घुमाकर धातु के टुकड़ों में बदल दिया। बूम बूम बूम, एक आदान प्रदान में 3 हथेलियां क्रमशः चांग 1, चांग 2 और चांग 3 की छाती पर आ गिरी। यह आकृति बिजली की तरह तेज थी। तीनों को यह भी नहीं पता था कि यह क्या है, इससे पहले कि वे उड़कर बाहर आ जाते। टियर 3 राक्षसी जानवर। चांग वन का चेहरा आखिरकार चमक उठा जब उसने उस सफेद बंदर को देखा जो लोहे के शिवालय की तरह बना हुआ था और वह डर से कांप रहा था। अब जाकर उसे पता चला कि ये युआन इस पूरे समय क्यों नहीं हिला, क्योंकि उसे हिलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। जब एक टियर 3 राक्षसी जानवर बगल में पहरा दे रहा हो तो उसे व्यक्तिगत रूप से कोई कदम उठाने की क्या जरूरत थी? हालांकि एक टियर 3 राक्षसी जानवर ये युआन की बात क्यों मानेगा? वह केवल एक एसेंस क्यूई दायरे का मार्शल कलाकार था। चांग वन को अचानक याद आया कि ये युआन अभी अभी क्रिम्सन समिट रिज से नीचे उतरा था और आखिरकार कुछ बातें समझ गया था। उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका रंग रूप बहुत बदल गया। तुमने पूरे क्रिम्सन समिट रिज के लॉन्ग आर्म स्टोन एप कबीले को अपने नियंत्रण में ले लिया। चांग वन ने भय से ये युआन को देखा। हुर, तुम्हें आखिरकार एहसास हो ही गया। मैंने तो सोचा था कि तुम बहुत होशियार हो। मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने धीमे हो। ये सही है, युआन फेई और उसके कबीले के लोग भविष्य में मेरा पीछा करेंगे। बेशक ऐसा इसलिए नहीं था कि चांग वन गूंगा था, बल्कि इसलिए कि आज उस पर जो प्रभाव पड़ा वह बहुत जबरदस्त था। एक एसेंस क्यूई रियल मार्शल आर्टिस्ट जो पूरे क्रिम्सन समिट रिज के लॉन्ग आर्म स्टोन एप कबीले को वश में कर रहा है। अगर यह फैल गया तो दूसरे लोग निश्चित रूप से उसके साथ पागलों जैसा व्यवहार करेंगे। हालांकि इस तरह की असंभव बात वास्तव में घटित हुई। ये कैसे संभव है? वानर राजा एक टियर 3 राक्षसी जानवर है। वह स्वेच्छा से आपकी आज्ञा क्यों मानेगा? इसके अलावा मनुष्यों और राक्षसी जानवरों के बीच भाषा की बाधा होती है। आप उसे कैसे वश में कर सकते हैं? चांग वन ने अनिच्छा से सवाल किया। क्या आपको लगता है कि मुझे आपके प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता है? ये युआन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। चांग वन ने केवल इसलिए पूछा क्योंकि उसके दिल में अनिश्चितता की आग जल रही थी। सच में उसे उम्मीद नहीं थी कि ये युआन उसे जवाब देगा। चांग वन ने आह भरी और दर्द से अपनी आंखें बंद कर ली। उसने एक लंबी सांस छोड़ी और कहा, आह, सू परिवार का तुम्हारे खिलाफ जाना सू परिवार की सबसे बड़ी विफलता है। शायद इस वजह से सू परिवार किन राज्य के परिदृश्य से पूरी तरह से गायब हो जाएगा। अपना कदम उठाओ। युआन फेई ने अपनी लंबी भुजा लहराई और तुरंत 1 दर्जन से अधिक टियर 2 लंबी भुजा वाले पत्थर के बंदरों ने हमला किया और चांग बंधुओं को ले गए जिनके पास पहले से ही जवाबी कार्रवाई करने का कोई साधन नहीं था। कुछ ही देर में दूर से खून जमा देने वाली चीखें आने लगी जिन्हें सुनने वालों के सिर में झुरझुरी होने लगी। लॉन्ग आर्म स्टोन एप्स मूल रूप से जंगली और अदम्य थे। वे हमेशा किसी भी मानव मार्शल कलाकार को मार देते थे। केवल ये युआन जो सार्वभौमिक पशु भाषा जानता था, युआन फी के साथ संवाद कर सकता था जिसने अपनी आध्यात्मिक बुद्धि को सक्रिय किया। अन्यथा उनका अंतिम परिणाम चांग ब्रदर्स से ज्यादा बेहतर नहीं होता। हर एक चीख सु ईशान के कानों में गूंज रही थी
और बार बार उसके दिमाग पर असर डाल रही थी। इससे उसकी मानसिक सुरक्षा पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी थी। सु यीशान अचानक से तभी उठा जब ये युआन धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। वह बिना रुके पीछे हटता रहा जब तक कि वह एक लंबी भुजा वाले पत्थर के बंदर से नहीं टकरा गया, फिर डर के मारे उछल पड़ा और जल्दी से चकमा देकर भाग गया। यह युआन, मैं गलत था, मैं मौत के लायक हूँ। मैं मौत के लायक हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया मुझे मत मारो। ये सब इसलिए है क्योंकि सु युबाई उस बूढ़े कमीने ने मुझे मजबूर किया। ये सब इसलिए है क्योंकि उसने मुझे मजबूर किया। सु यीशान अब और नहीं रुक सका और उसने अपने घुटनों को जमीन पर पटक दिया तथा गला फाड़कर चिल्लाते हुए दया की भीख मांगने लगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास बेजोड़ औषधि देवता अध्याय 146 फीडिंग चाले। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL बेजोड़ औषधि देवता C146 फीडिंग मूव्स एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 146 फीडिंग चाले। अनुवादक सेलेफोटा अंडरस्कोर संपादक रेगियस प्रोफेसर। ये युआन ने नाक से टपकते बलगम के साथ जमीन पर घुटनों के बल बैठे सु यीशान को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने भी नहीं कहा था कि मैं तुम्हें मार रहा हूं, युवा मास्टर सु। देखो तुम कितने डरे हुए हो। सु यीशान पहले से ही धनुष की डोरी की झनकार से चौंके हुए पक्षी की तरह था। उसका दिमाग पहले से ही नियंत्रण खो चुका था। ये सुनकर कि ये युआन उसे जाने देने का इरादा रखता है, वह अचानक बहुत खुश हो गया और बोला, क्या तुम सच कह रहे हो? तो फिर मैं जा सकता हूँ। बेशक तुम नहीं जा सकते। मेरे सारे रहस्य तुम्हें पहले ही पता चल चुके हैं। अगर तुम चले जाओ और बाहर फैला दो कि मेरे पास एक अंतरिक्षीय आत्मा कलाकृति है, तो क्या मैं बिना दफन स्थान के नहीं मर जाऊंगा? सु यीशान इतना डर गया कि उसके पैर कमजोर पड़ गए। ये युआन का मतलब उसे जरूर मारना था। चिंता मत करो, मैं स्वर्गीय दाव शपथ ले सकता हूं कि जो चीजें मैंने आज देखी, उन्हें मैं बिल्कुल नहीं फैलाऊंगा। सु यीशान ने फिर अपना हाथ उठाया और ऐसा लगा जैसे वह वास्तव में स्वर्गीय दाव शपथ लेने वाला था। ये युआन ने अपना हाथ हिलाया और कहा, यह जरूरी नहीं है, सु यीशान। मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, आमने सामने लड़ने का मौका। मुझे मारने के बाद तुम ये जगह छोड़ सकते हो। सु यीशान स्तब्ध रह गया और जल्दी से अपने विलाप में लौट आया और बोला, यंग मास्टर ये, महान नायक ये, मैं वास्तव में जानता हूं कि मैं गलत था। मुझे आपका विरोध नहीं करना चाहिए था। मुझे लोगों को अंतहीन जंगल में नहीं लाना चाहिए था ताकि वे आकर आपको मार डालें। ये युआन ने भी उम्मीद नहीं की थी कि सु यीशान इतना कमजोर होगा। वह हमेशा की तरह घमंडी स्वभाव वाला व्यक्ति अब नहीं रहा। इस समय वह किसी भी शर्म से रहित एक नीच व्यक्ति की तरह था। कभी कभी लोग ऐसे ही होते हैं। जीवन और मृत्यु के अंतिम मोड़ पर पहुंचे बिना कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के असली चरित्र को नहीं देख सकता। एड्स बाय पब फ्यूचर। जो लोग सामान्यतः अतुलनीय रूप से महान प्रतीत होते थे, वे मृत्यु का सामना करते समय बेशर्मी से नीच बन जाते थे, जबकि जो लोग आमतौर पर अनैतिक जीवन जीते थे और अनुचित आचरण करते थे, वे मृत्यु का सामना करते समय भी अतुलनीय रूप से अविचलित रहते थे। जीवन जीने के अनेक तरीके थे। ये बहुत स्पष्ट था कि सु यीशान पूर्व से संबंधित थी। अगर ये युआन ने लॉन्ग आर्म स्टोन एप्स पर हमला किया होता तो सु यीशान अभी भी एक हताश संघर्ष कर सकता था। लेकिन ये युआन ने उसे घेर लिया और अभी तक उसे नहीं मारा। साथ ही चांग ब्रदर्स के मरने के भयानक तरीके को मिसाल के तौर पर देखते हुए सु यीशान का दिमाग पूरी तरह से टूट गया। ये युआन ने अचानक एक लंबा चेहरा बनाया और गंभीरता से कहा, मेरे पास आपके साथ मजाक करने का कोई समय नहीं है। यदि आप यह अवसर नहीं चाहते हैं तो मैं आपको अभी मार सकता हूं। वर्तमान सु यीशान स्पष्ट रूप से एक ऐसा व्यक्ति था जो बल के आगे झुक गया लेकिन नर्म रुख अपनाने से इनकार कर दिया। ये युआन के भड़कने के साथ शब्द सु यीशान में डूब गए। बू लेकिन, सु यीशान हकलाया, लेकिन मैं तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं हूं, है ना? ये युआन ने मुस्कुराते हुए कहा। सु यीशान ने अपना सिर नीचे कर लिया। जाहिर है वह मौन सहमति जता रहा था, लेकिन ऐसे समय में वह ये शब्द कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। ये छोटा भगवान आमने सामने लड़ने के लिए कहता है, इसका मतलब है तुम्हारे साथ आमने सामने। तुम्हें इस पर संदेह करने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैंने जिस आमने सामने की बात की थी वह अभी सही नहीं है। तुम्हें यह मौका देने के लिए भी शर्तें हैं। ये युआन की यह बात सुनकर सु यीशान की आंखें चमक उठी, उसे ऐसा लगा जैसे उसने अपने जीवन का अंतिम रक्षक तिनका पकड़ लिया हो। क्या शर्तें? जब तक मैं ऐसा कर सकता हूं मैं मानूंगा। ठीक है, मुझे लगता है कि मेरी साधना लगभग समेकित हो गई है। मेरे साधना क्षेत्र के समेकित होने के बाद मैं आत्मा संघनन क्षेत्र में प्रवेश कर सकता हूं। उस समय हमारे बीच मृत्यु युद्ध होगा। लेकिन उससे पहले मुझे अपने साधना क्षेत्र को समेकित करने में मदद करने के लिए मुझे आपको चाले खिलाने के लिए परेशान करना होगा, ये युआन ने कहा।
स्पिरिट कंडेंसेशन दायरा। इतनी जल्दी सु यीशान दंग रह गई। ये युआन ने कुछ समय पहले ही 9वें स्तर के सार्क्यू क्षेत्र को पार किया था। अब वह आत्मा संघनन क्षेत्र को पार करने जा रहा था। मार्शल कलाकारों में से ऐसा कौन है जो किसी प्रमुख क्षेत्र में प्रवेश करते समय इस प्रकार की घबराहट से न भर गया हो, मानो वह पतली बर्फ पर चल रहा हो। उस समय जब सु यीशान ने आत्मा संघनन क्षेत्र में प्रवेश किया, तो उसने पूरे आधे साल तक तैयारी की। जब तक कि वह पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो गया, तब उसने ये कदम उठाने का साहस किया। और उस समय सु यीशान पहले से ही आधे कदम आत्मा संक्षेपण क्षेत्र में था। ये युआन अभी भी स्पष्ट रूप से 9वें स्तर के सार्क्यूई दायरे में ही था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह सीधे आत्मा संघनन दायरे में प्रवेश करना चाहता था? क्या यह अतिशयोक्ति नहीं थी? किन राज्य में आत्मा संघनन क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए आधे चरण की आत्मा संघनन क्षेत्र की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है? यह ऐसी बात थी जो हर कोई जानता था। कोई भी व्यक्ति इतना मूर्ख नहीं था कि सीधे आत्मा संघनन क्षेत्र में प्रवेश कर सके। ऐसा नहीं है कि सीधे तौर पर सफलता प्राप्त करना असंभव था, बल्कि इसलिए कि सीधे सफलता प्राप्त करने की सफलता दर बहुत कम थी। इतनी कम कि कोई भी इस कदम को आजमाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। 9वें स्तर के सार्क्यू क्षेत्र से सीधे आत्मा संघनन क्षेत्र तक पहुंचने की सफलता दर इतनी कम थी कि इसे नगण्य माना जा सकता था। इतनी कम सफलता दर के साथ कौन इसे जल्दबाजी में आजमाने का साहस करेगा? ये युआन लंबे समय से 9वें स्तर के सार्क्यू क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाया था। अब वह सीधे आत्मा संघनन क्षेत्र में प्रवेश करना चाहता था। क्या यह संभव था? यह तुम्हारा काम नहीं है कि यह तेज है या नहीं। किसी भी तरह से अगर मैं आत्मा संक्षेपण क्षेत्र में नहीं पहुंच पाता हूं तो तुम भागने के बारे में भूल जाओ। इसलिए बेहतर होगा कि तुम मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं जल्दी ही सफलता प्राप्त कर लूं, ये युआन ने शांत भाव से कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। लेकिन अगर मैं तुम्हें जीत लूं तो क्या होगा अगर तुम अपनी बात से पलट जाओ? सु यीशान भी मूर्ख नहीं था और उसने उसके संदेह के बारे में पूछा। हुर, यह मेरे मूड पर निर्भर करेगा। वैसे भी मेरे लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप ये जुआ नहीं खेल सकते। हारे तो आप मर चुके होंगे, जीते तो आप वापस जा सकते हैं और सु परिवार के युवा स्वामी बने रह सकते हैं। यह आपका एकमात्र मौका है। आप चाहें या न चाहें, यह आप पर निर्भर है, ये युवान ने उदासीनता से कहा। नहीं, मुझे यह मौका चाहिए। बेशक मुझे यह मौका चाहिए, सु यीशान ने जल्दी से कहा। यह सु यीशान के लिए जीवन का एकमात्र अवसर था। अगर वह इसे छोड़ देता तो वह मूर्ख होता। ये युआन अभी उन राक्षसी जानवरों से अपना सर्वनाश करवा सकता था, लेकिन उसे बस अपने लिए मुसीबत ढूंढनी थी। सु यीशान यह मौका कैसे छोड़ सकता था? ये युआन ने सिर हिलाया और कहा, चूंकि यह मामला है, इसलिए आपको याद रखना होगा कि आप केवल बचाव कर सकते हैं, हमला नहीं कर सकते। पूरी तरह से मेरी मानव सैंडबैग बनो। उस समय मैं युआन फी को किनारे से लड़ाई देखने दूंगा। यदि आपके पास हमला करने का थोड़ा सा भी इरादा है तो आप बुरी तरह से मर जाओगे। सु यीशान ने निश्चित रूप से ये युआन को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा था जब वह चाले चल रहा था, लेकिन अब जब ये युआन ने ऐसा कहा तो उसने तुरंत इस विचार को अपने दिमाग से निकाल दिया। आप मजाक कर रहे हैं। एक टियर 3 राक्षसी जानवर लड़ाई को बगल में देख रहा है। अगर उसने हत्या करने की थोड़ी भी मंशा प्रकट की, तो दूसरा पक्ष बिना किसी हिचकिचाहट के उसे खत्म कर देगा। अगर ये युआन एक साधारण 9वें स्तर की आत्मा संघनन क्षेत्र था, तो इसके बारे में भूल जाओ। हालांकि ये युआन की व्यवहारिक युद्ध क्षमताओं के साथ सु यीशान के लिए एक ही वार में मारना असंभव था। इसलिए बेहतर होगा कि वह आज्ञाकारी होकर उसका मानव सैंडबैग बन जाए। ... क्या तुम मजाक कर रहे हो, ये युआन? तुम सिर्फ 9वें स्तर के सार्क्यू क्षेत्र के शिखर पर हो, आधे कदम के आत्मा संक्षेपण क्षेत्र में भी नहीं। तुम आत्मा संक्षेपण क्षेत्र में कैसे सफलता प्राप्त करोगे? मुझे पहले से ही पता है। तुम जरूर सु यीशान के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। नानफेक जिरो को सुखद आश्चर्य हुआ कि उसने कुछ खोज लिया। हालांकि ये युआन ने अपना सिर हिलाया और कहा, कुछ ही दिनों में आत्मा संक्षेपण क्षेत्र में प्रवेश करना जरूरी है। ऐसा होना ही चाहिए, भले ही यह न हो सके। अगर मैं प्रवेश नहीं कर पाया तो मैं सार यांग गोली को भी परिष्कृत नहीं कर पाऊंगा और लू एर को बचाया नहीं जा सकेगा। इसलिए मुझे किसी भी तरह आत्मा संक्षेपण क्षेत्र में प्रवेश करना होगा। लेकिन आप आत्मा संघनन क्षेत्र के आधे कदम भी नहीं है। आधा चरण आत्मा संक्षेपण क्षेत्र किस तरह की बकवास है? सार्क्यूई क्षेत्र से आत्मा संक्षेपण क्षेत्र तक एक ही बार में किया जाना है। आप लोग इसे आधा चरण आत्मा संक्षेपण क्षेत्र और आत्मा संक्षेपण क्षेत्र में विभाजित करके वास्तव में अपनी नींव को स्वयं बर्बाद कर रहे हैं, जिससे आत्मा संक्षेपण क्षेत्र की नींव अस्थिर हो रही है। आधा चरण आत्मा संक्षेपण क्षेत्र का उल्लेख करने पर यह युआन का चेहरा घृणा से भर गया। लेकिन हर कोई आधे कदम के स्पिरिट कंडेंसेशन दायरे से स्पिरिट कंडेंसेशन दायरे को प्रभावित करता है। क्या हर कोई गलत हो सकता है? नानफेंग जिरो ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया।
ये युआन ने ये सुनने के बाद एक सवाल पूछा, क्या आप जिन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं वे सब मेरे गुरु से भी अधिक अद्भुत हैं? मेरे गुरु ने कहा कि सीधे आगे बढ़ना अच्छा है। क्या आपको लगता है कि वह मुझे नुकसान पहुंचाएंगे? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। नानफेक जीरो के पास खंडन करने के लिए कुछ भी नहीं था। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास बेजोड़ औषधि देवता अध्याय 147 सफलता की शुरुआत। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL बेजोड़ औषधि देवता C147 सफलता की शुरुआत। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 147 सफलता की शुरुआत। अनुवादक सेलेफोटा अंडरस्कोर संपादक रेगियस प्रोफेसर। गड़गड़ाहट। ये युआन की 8वीं परत की लहर को सु यीशान ने आसानी से रोक दिया। ये युआन की ओर से एक और निरपेक्ष यांग फिंगर ने असामान्य रूप से भयंकर अतुलनीय बल के साथ सु यीशान की ओर गोली चलाई, लेकिन उसने फिर से उसका बचाव किया। हालांकि ये युआन ने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि लड़ते लड़ते वह और भी ज्यादा उत्साहित हो गया। उन्हें रक्षा की समस्या पर विचार करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि उन्होंने बार बार उन सभी चालों का प्रयोग किया जिन्हें वे जानते थे। जबकि सु यीशान के लिए खतरा बहुत बड़ा नहीं था, दूसरा पक्ष बहुत जर्जर दिख रहा था। ये युआन का हमला ऐसा नहीं था जिसे औसत 9वें स्तर के सार क्यूई दायरे द्वारा जारी किया जा सके। भले ही उसने अपना सबसे मजबूत ट्रम्प कार्ड 9 तलवारों का रुख इस्तेमाल न किया हो, उसके हमले दूसरे स्तर के स्पिरिट कंडेंसेशन दायरे के मार्शल कलाकारों को काफी नुकसान पहुंचा सकते थे। यदि सु यीशान ने चौथे स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया होता, तो ये चालें उसे थकाकर मार सकती थी। इसके अलावा ये युआन पूरी ताकत से हमला कर रहा था, जबकि सु यीशान सिर्फ हमले सह सकता था। उतार चढ़ाव के बीच ये युआन का हमला और भी भयंकर हो गया। ये युआन ने पहले ही 2 दिनों तक बेतहाशा हमले जारी रखे थे। इन 2 दिनों में खाने, सोने और ध्यान के अलावा ये युआन ने बाकी समय सु यीशान के साथ प्रशिक्षण में बिताया। इस तरह के एक स्वतंत्र मानव सैंडबैग के साथ इसे मारना बहुत ही आनंददायक और संतोषजनक था। ये युआन जितना ज्यादा मारता, उतना ही ज्यादा उत्साहित होता। जितना ज्यादा मारता, उतना ज्यादा उसे थकान का एहसास नहीं होता। कभी कभी जब वह उत्साहित होता, तो वह कई घंटों तक लड़ सकता था। इसके विपरीत सु यीशान पहले से ही ये युआन द्वारा सताए जाने के कारण टूटने के कगार पर थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। वह ये समझ ही नहीं पा रहा था कि ये युआन में इतनी अविश्वसनीय सहनशक्ति कैसे थी, जबकि वह मात्र 9वें स्तर का सारक्यू क्षेत्र था। तार्किक रूप से कहें तो इस तरह के शक्तिशाली हमले के साथ सार ऊर्जा का व्यय बहुत अधिक होना चाहिए। लेकिन ये युआन एक बार में कई घंटों तक लड़ सकता था और उसे क्यूई रिटर्निंग पिल्स का सेवन करने की आवश्यकता नहीं थी। भले ही वह उन्मत्त हमले करने वाला व्यक्ति था, फिर भी वह संभवतः 2 घंटे तक टिक नहीं सकता था। हालांकि क्या चौथे स्तर का आत्मा संघनन क्षेत्र और 9वें स्तर का सार क्यूई क्षेत्र एक ही स्तर पर थे? ऐसा नहीं है कि सु यीशान ने ये युआन पर छिपकर हमला करने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन युआनफी की आभा इस पूरे समय स्पष्ट रूप से उस पर टिकी रही, जिससे वह कोई भी लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। सु यीशान का मानना था कि अगर उसने एक बार जवाबी हमला किया तो निश्चित रूप से उसे बिजली का झटका लगेगा। वह पहले ही इस बंदर राजा का आतंक देख चुका था। वह उसके साथ एक दौर भी नहीं टिक सकता था। इन 2 दिनों में युआन फेई भी ये युआन के बेतहाशा हमलों को लगातार देख रहा था। कभी कभी उसकी नजर चमक उठती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या सोच रहा है, बल्कि ये नानफेंग जिरो ही थी जिसके पास इन 2 दिनों में करने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन उसके दिल में भी एक गांठ थी जो अनसुलझी थी और कुछ हद तक चिंताओं से दबी हुई थी। ये युआन ने नानफेंग यह उपनाम सुना था। सबसे अधिक संभावना है उसने पहले से ही उसकी पहचान का अनुमान लगा लिया था। नानफेंग शाही उपनाम था। किन राज्य में कोई भी इससे अनभिज्ञ नहीं था। नानफेंग जिरो और उसकी आंटी को पहले से ही ये युआन का बहुत अच्छा दोस्त माना जाता था, लेकिन उन्होंने हमेशा अपनी पहचान छिपाई थी। कोई बात नहीं, ये बहुत न्यायसंगत नहीं था। इन 2 दिनों में ये युआन अपने साधना क्षेत्र को पूरी ताकत से मजबूत कर रहा था, इसलिए उसने इस मामले की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। एक बार जब वह अपने साधना क्षेत्र से बाहर निकल गया, तो क्या वह इस मामले में गहराई से जाएगा? क्या वह उससे दूर चला जाएगा? नानफेंग जिरो को अपने लाभ और हानि के बारे में कुछ चिंता होने लगी। डॉट 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 डॉट। एक और दिन बीतने के बाद ये युआन ने हमेशा की तरह सु यीशान पर अपने अनियंत्रित हमले जारी रखे। अचानक ये युआन ने अपने हमले रोक दिए और पैर मोड़कर बैठ गया। युआन फेई ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और ऐसा लगा जैसे उसे कुछ अंदाजा हो गया हो। उसका शरीर हरकत में आया और वह तुरंत ये युआन और सु यीशान के बीच आ गया, जिससे दोनों अलग हो गए।
एड्स बाय पब फ्यूचर। सु यीशान को भी कुछ अंदाजा लग गया था और वह जानता था कि युआन फेई के लिए उसे ये युआन के करीब आने का मौका देना असंभव था। इसलिए वह समझदारी से किनारे हट गया और अपने आप पर ध्यान लगा लिया। ये युआन सफलता प्राप्त करना चाहता था और सु यीशान को भी स्वस्थ होने की आवश्यकता थी। हालांकि उसे ऐसा नहीं लगता था कि ये युआन सीधे आत्मा संघनन क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है, फिर भी हर चीज के लिए तैयार रहना सबसे अच्छा था। ये कैसा मजाक था। 9वें स्तर का सार क्यूई क्षेत्र सीधे आत्मा संघनन क्षेत्र में प्रवेश कर गया। यहां तक कि उसके बूढ़े पिता ने भी उस समय ऐसा करने की हिम्मत नहीं की थी। न केवल उनके पिता सु यूलिन बल्कि लॉर्ड डीन वान डोंगहाइट नानफेंगी, ये प्रसिद्ध क्रिस्टल फॉर्मेशन दायरे के विशेषज्ञ, उनमें से कौन उस समय अद्वितीय प्रतिभा नहीं था। लेकिन उनमें से किसी ने भी सीधे आत्मा संक्षेपण क्षेत्र में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की जब वे 9वें स्तर के सारक्यू क्षेत्र में थे। ये कैसा मजाक था। आधे चरण वाले आत्मा संघनन क्षेत्र से संक्रमण अनगिनत पूर्वजों द्वारा खोजे गए आत्मा संघनन क्षेत्र को प्रभावित करने का तरीका था। क्या ये युआन अपनी ताकत से अनगिनत पूर्वजों को चुनौती देना चाहता है? यहां तक कि सु यीशान जैसी प्रतिभाशाली महिला ने भी पूरे आधे साल तक तैयारी की। उस समय जब नानफेंग जिरो ने आत्मा संघनन क्षेत्र में प्रवेश किया तो उसके लिए तैयारी का समय सु यीशान से थोड़ा कम था, लेकिन फिर भी 4 से 5 महीने का समय था। हालांकि ये युआन ने कोई तैयारी नहीं की थी। उसने केवल अपने साधना क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कुछ दिनों का उपयोग किया और फिर सीधे सफलता की शुरुआत की। यदि वह सफल हो गया तो फिर इन तथाकथित प्रतिभाशाली लोगों की गिनती क्या होगी। नानफेंग जिरो ने देखा कि ये युआन सफलता की तैयारी कर रहा था और वह भी तुरंत घबरा गया। हालांकि ये युआन ने ऐसा कहा जैसे कि वह बहुत आश्वस्त था, लेकिन मार्शल कलाकारों को ज्ञात सीमाओं को चुनौती देने जैसे इस तरह के मामले ने अभी भी नानफेंग जिरो को काफी चिंतित महसूस कराया। किसी भी बड़े क्षेत्र को जब चाहे तब तोड़ा नहीं जा सकता था। आत्मा संघनन क्षेत्र की सफलता का सामना करते हुए किसी ने भी थोड़ी सी भी लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि यदि हमला विफल हो गया तो उन्हें विभिन्न स्तरों पर चोटें आएंगी, यहां तक कि संभवतः खेती में गिरावट का भी खतरा होगा। यद्यपि इसे एक बार फिर से विकसित किया जा सकता है, लेकिन अगली बार अर्चन को प्रभावित करने में कठिनाई काफी बढ़ जाएगी। एड्स बाय पब फ्यूचर। यही कारण है कि सभी मार्शल कलाकार आत्मा संघनन क्षेत्र में प्रवेश करते समय अत्यंत विवेकशील होते थे। तुम्हें अवश्य सफल होना चाहिए, ये युआन। नानफेंग जिरो ने चुपचाप खुशी जताई। वह जानती थी कि यदि ये युआन आगे नहीं बढ़ सका तो लुएर निश्चित रूप से मर जाएगी। एक बार लुएर की मृत्यु हो गई तो ये युआन को निश्चित रूप से बहुत बड़ा झटका लगेगा। ये कुछ ऐसा था जिसे नानफेंग जिरो देखना नहीं चाहता था। ये युआन 1 घंटे तक ऐसे ही पैर मोड़कर बैठा रहा, उसके शरीर पर आभा धीरे धीरे स्थिर होती गई। उसकी आंखें अचानक खुल गईं। अपनी स्टोरेज रिंग से स्पिरिट सर्च पिल निकालकर उसने युआन फेई से कहा, युआन फेई, मेरी रक्षा करने में मदद करो। मैं सफलता की शुरुआत करने जा रहा हूं। सु यीशान पर ठीक से नजर रखो और उसे भागने मत दो। निश्चिंत रहें और सफलता प्राप्त करें, युवा गुरु। युआन फेई हर काम के लिए यहां मौजूद है, युआन फेई ने उत्तर दिया। ये युआन ने सिर हिलाया और फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही दूरी पर सु यीशान ने यह दृश्य देखा और उसके दिल में गुप्त रूप से घबराहट पैदा हो गई। ये युआन वास्तव में इस राक्षसी जानवर के साथ संवाद कर सकता था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह इस तीन राक्षसी जानवर को वश में कर सका। ये युआन के शरीर पर वास्तव में असंख्य रहस्य थे। ये युआन ने अपनी स्थिति को समायोजित किया और आत्मा वृद्धि की गोली का सेवन किया और उसने आधिकारिक तौर पर आत्मा संक्षेपण क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास शुरू कर दिया। जबकि दर्शकों को लगा कि ये युआन का आत्मा संघनन क्षेत्र पर प्रभाव डालना अतुलनीय खतरे से भरा था, इसमें शामिल पक्ष ये युआन के लिए ये वास्तव में कोई बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं थी। स्वर्ग और पृथ्वी सार ऊर्जा के प्रति उनकी समझ किन राज्य के किसी भी तथाकथित विशेषज्ञ से कहीं अधिक थी। स्वर्ग और पृथ्वी सार ऊर्जा के प्रति उन क्रिस्टल निर्माण क्षेत्र के विशेषज्ञों की समझ ये युआन के लिए जूते पहनने के लायक भी नहीं थी। उनके लिए आत्मा संघनन क्षेत्र एक विशाल रिच था। ये युआन के लिए आत्मा संघनन क्षेत्र केवल एक छोटी सी दहलीज थी, बस इतना ही। आत्मा वृद्धि की गोली का उसके पेट में प्रवेश करना एक शांत झील की सतह पर एक छोटे से कंकड़ को फेंकने जैसा था, जिसने ये युआन के शरीर के भीतर सार ऊर्जा की मूल संतुलन स्थिति को तोड़ दिया। व्यवहारिक रूप से तत्काल ये युआन के दानतयान के भीतर सार ऊर्जा उबल पड़ी। वो ये युआन के नीचे एक बवंडर गरजने लगा। ये बवंडर लगातार बढ़ता जा रहा था और फैलता जा रहा था, गिरे हुए पत्तों को उछालता हुआ। सार ऊर्जा तूफान शुरू हो गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन उपन्यास बेजोड़ औषधि देवता अध्याय 148 आत्मा द्रव की 9 बूंदें। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL
बेजोड़ औषधि देवता C148 स्पिरिट लिक्विड की 9 बूंदें। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 148 आत्मा द्रव की 9 बूंदें। अनुवादक सेलेफोटा अंडरस्कोर संपादक रेगियस प्रोफेसर। सार ऊर्जा तूफान से बने भंवर ने एक हिंसक बवंडर को जन्म दिया और ये तूफान लगातार बड़ा होता गया। अंतहीन जंगल मूल रूप से सार ऊर्जा से समृद्ध भूमि थी। ये युआन ने बिना किसी परवाह के सभी सार ऊर्जा को अवशोषित कर लिया जो उसके डेंटियन में प्रवाहित हो रही थी। क्या हो रहा है? ये सार ऊर्जा तूफान ठीक नहीं है, सु यीशान ने आश्चर्य से कहा। उस समय जब वह स्वयं आत्मा संघनन क्षेत्र में प्रवेश कर गया था तो उसने जो सार ऊर्जा तूफान उत्पन्न किया था वह ये युआन की तुलना में एक महान जादूगर की उपस्थिति में एक छोटा सा प्रशिक्षु मात्र था। ये युआन की सार ऊर्जा तूफान ने उससे ऐसा महसूस कराया जैसे कि यह एक महान बाड़िया जंगली जानवर था जो अतुलनीय रूप से हिंसक था। जब इतनी हिंसक और अशांत सार ऊर्जा लगातार दानतीयन में प्रवाहित हो रही थी तो क्या इससे दानतीयन फट नहीं गया? फोड़ दो इसे। देखते हैं इसके फोड़ने के बाद तुम क्या मुद्रा अपनाते हो। सु यीशान अपने दुर्भाग्य पर मन ही मन हंस रहा था। लेकिन जैसे ही वह दूसरों के दुर्भाग्य पर खुशी मना रहा था, अचानक पीछे से उसका कॉलर पकड़ लिया गया और उसे ऐसे उठा लिया गया जैसे कोई बच्चा चूजा उठा रहा हो। युआन फेई ने सु यीशान को उठाया और तेजी से दूर की ओर बढ़ गया। नानफेक जीरो उनके पीछे पीछे चल रहा था। ये युआन की सफलता से बना सार ऊर्जा तूफान बड़ा और बड़ा होता जा रहा था, लगभग यहां तक फैलने वाला था। इसलिए युआन फेई ने निर्णायक रूप से सभी को एक निश्चित दूरी पर पीछे हटने के लिए कहा। सु यीशान को घसीटा जा रहा था और उसे असहनीय शर्म और अपमान महसूस हो रहा था। लेकिन टियर 3 राक्षसी जानवर का सामना करते हुए वह क्या कर सकता था? वह चांग बंधुओं की तरह उन दुष्ट वानरों द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिए जाने की स्थिति में नहीं पहुंचना चाहता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। कुछ चमक के बाद युआन फेई काफी दूर उतरा, ये युआन से लगभग 1000 फीट दूर। इतनी दूरी होने के बावजूद भी वे अभी भी उस बढ़ते सार ऊर्जा तूफान को महसूस कर सकते थे। सार ऊर्जा तूफान का विस्तार रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इसके बजाय ये और भी बड़ा होता जा रहा था। ये युआन सार ऊर्जा तूफान की आंख में स्थित था, बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है उससे बेखबर। वर्तमान में उसके सभी विचार सार ऊर्जा को परिष्कृत करने पर केंद्रित थे। बाहरी दुनिया की जंगली सार ऊर्जा के विपरीत ये युआन के शरीर के अंदर की सार ऊर्जा असंभव रूप से वश में थी। यदि बाहरी दुनिया में सार ऊर्जा एक हिंसक जंगली जानवर थी तो स्पिरिट ब्रिस्टल 9 यांग दिव्य कला एक शक्तिशाली जानवर को वश में करने वाली थी। सार ऊर्जा जो अपने पालतूकरण से गुजरी बहुत आज्ञाकारी बन गई। ये युआन वर्तमान में स्पिरिट ब्रिस्टल 9 यांग दिव्य कला नश्वर अध्याय के दूसरे चरण की साधना पद्धति का अभ्यास कर रहा था। उसने ये भी नहीं सोचा था कि स्पिरिट कंडेंसेशन दायरे में प्रवेश करने के लिए वास्तव में इतनी बड़ी मात्रा में सार ऊर्जा की आवश्यकता होगी। कोई आश्चर्य नहीं कि स्पिरिट ब्रिस्टल डिवाइन किंग वह व्यक्ति इतना शक्तिशाली था। ये केवल स्पिरिट कंडेंसेशन दायरे में प्रवेश कर रहा था और आवश्यक सार ऊर्जा पहले से ही इतनी विशाल थी। यदि कोई दिव्य राजा दायरे में प्रवेश करता है तो आवश्यक सार ऊर्जा की मात्रा कितनी भयानक होगी। ये युआन एक मेहनती छोटी मधुमक्खी की तरह था जो स्पिरिट ब्रिस्टल 9 यांग दिव्य कला का उपयोग करके सार ऊर्जा को बिना रुके परिष्कृत कर रहा था, फिर उसे अपने डेंटियन में भेज रहा था। डेंटियन के भीतर सार ऊर्जा अधिक से अधिक एकत्रित हो गई। धीरे धीरे ये युआन के डेंटियन को सीमा तक बढ़ा दिया और अभी आत्मा संघनन क्षेत्र तक पहुंचने का महत्वपूर्ण मोड़ आ गया था और वह था क्यूई को इकट्ठा करना और उसे द्रवीभूत करना। हालांकि ये युआन ने डेंटियन के अंदर सार ऊर्जा के बारे में चिंता नहीं की, बल्कि सार ऊर्जा को लगातार परिष्कृत करना जारी रखा और उसे लगातार डेंटियन में डालना जारी रखा। ये युआन का डेंटियन और भी ज्यादा फूल गया था, जिससे कभी भी फटने का खतरा था। अगर उसने तुरंत कोई कदम नहीं उठाया तो यह वास्तव में वैसा ही हो सकता था जैसा सु यीशान चाहती थी, डेंटियन को इतना भर देना कि वह फट जाए। बिल्कुल नहीं। क्या ये युआन अभी भी सार ऊर्जा को परिष्कृत कर रहा है? उसका डेंटियन शायद पूर्णता से फटने वाला है ना? पता चला कि उसे ये भी नहीं पता था कि आत्मा संघनन क्षेत्र को कैसे प्रभावित किया जाए। वास्तव में ऐसा बेशर्म दावा करके मेरे साथ शर्त लगाना। हा। सु यीशान अपने दुर्भाग्य से प्रसन्न था। नानफेंग जीरो ने उसे बुरी तरह घूरते हुए गुस्से से कहा, मेरे लिए अपना मुंह बंद करो। अगर ये युआन मर गया तो वानर राजा तुम्हें भी मार देगा। इसलिए बेहतर होगा कि तुम उसके बचने के लिए प्रार्थना करो। कम से कम इस तरह सैद्धांतिक रूप से तुम्हारे जीवित रहने की संभावना अभी भी बनी हुई है। सु यीशान घृणा से भरा हुआ था जब उसने कहा, भले ही वह आत्मा संक्षेपण क्षेत्र में प्रवेश कर जाए, ये केवल प्रथम स्तर का आत्मा संक्षेपण क्षेत्र है। मैं उससे एक छोटा सा स्तर ऊपर हूं। तुम्हें इतना यकीन है कि वह मुझे हरा सकता है? नानफेंग जीरो ने ठंडे स्वर में उपहास किया और कहा, क्या लिन त्यानचिंग भी उस समय ये युआन से एक छोटा सा स्तर ऊपर नहीं था? और उसका अंतिम परिणाम क्या था?
क्या आपको लगता है कि ये युआन मूर्ख है? ऐसी परिस्थिति में इस तरह के द्वंद्व का सुझाव देना, जिसमें उसे कोई आत्मविश्वास नहीं था। मैं शर्त लगाने की हिम्मत करता हूं कि जब तक वह आत्मा संक्षेपण क्षेत्र में प्रवेश करता है, तब तक आपको मारना कुत्ते को मारने जितना आसान होगा। हंफ, तो उसे पहले आत्मा संघनन क्षेत्र में प्रवेश करना होगा। तुम उसे देखो, अभी आत्महत्या से क्या फर्क है? सु यीशान जिद्दी बनी रही। नानफेंग जीरो ने इस बार कोई आवाज नहीं की। ये युआन की हरकतें वाकई आत्महत्या करने से अलग नहीं थी। इस समय ये युआन को क्यूई को इकट्ठा करके उसे तरलीकृत करने की जरूरत थी, सार ऊर्जा को परिष्कृत करने की नहीं। चाहे मार्शल आर्टिस्ट का डेंटियन कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसमें इतनी सार ऊर्जा नहीं हो सकती। नानफेंग जीरो ने दूर से ये युआन को देखा, उसकी आंखें चिंता से भरी थी। बल्कि यह युआन फेई थी जो ये युआन की चमकती आंखों को देख रही थी। यह अनिश्चित थी कि उस बंदर के चेहरे पर चिंता थी या आश्वासन। ये युआन को स्वाभाविक रूप से पता नहीं था कि वे क्या सोच रहे थे। जैसे ही उसका डेंटियन फटने वाला था, एक गर्म क्यूई प्रवाह डेंटियन में बह गया, जिसने हिंसक सार ऊर्जा को घेर लिया। क्यूई का ये प्रवाह वास्तव में स्पिरिट सर्च पिल से रूपांतरित औषधीय शक्ति थी। औषधीय शक्ति का ये प्रवाह एक तंग जेब की तरह था, सभी फूले हुए सार ऊर्जा को कसकर अंदर लपेटे हुए। चाहे वे कितने भी फूल गए हों, कोई फायदा नहीं हुआ। स्पिरिट सर्च पिल की औषधीय शक्ति की सहायता से ये युआन का डेंटियन तेजी से अपने मूल आकार में आ गया, जबकि उस नव परिष्कृत सार ऊर्जा को औषधीय शक्ति द्वारा संपीड़ित किया गया था। अंत में ये युआन के शरीर के भीतर सार ऊर्जा संतृप्ति तक पहुंच गई। वह सार ऊर्जा को परिष्कृत करना जारी रखने में असमर्थ था, इसलिए उसने स्पिरिट ब्रिस्टल 9 यांग दिव्य कला की विधि के अनुसार एकत्रित क्यूई को तरल में संघनित करना शुरू कर दिया। जैसे ही साधना पद्धति को घुमाया गया, डेंटियन के भीतर सार ऊर्जा ने एक चक्रवात का निर्माण शुरू कर दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। जबकि उसी समय स्पिरिट सर्च पिल की औषधीय शक्ति और परिष्कृत की गई सार ऊर्जा एक साथ मिल गई थी, जिससे ये युआन के डेंटियन के अंदर सार ऊर्जा और भी अधिक विशाल हो गई थी। स्पिरिट सर्च पिल में पहले से ही भारी मात्रा में सार ऊर्जा मौजूद थी, जो मार्शल कलाकारों को अन्य औषधीय जड़ी बूटियों के प्रभाव के तहत स्पिरिट कंडेंसेशन दायरे तक पहुंचने में सहायता करती थी। आत्मा वृद्धि गोली का गोली फॉर्मूला ये युआन के लिए ज्यादा मायने नहीं रखता था, लेकिन यह निश्चित रूप से किन राज्य में खून के तूफान को जन्म दे सकता था। यह सबसे अच्छी पूरक औषधीय गोली थी जिसे ये युआन आत्मा संक्षेपण क्षेत्र पर हमला करने के लिए जानता था। स्पिरिट ब्रिस्टल 9 यांग दिव्य कला के मार्गदर्शन में ये युआन के डेंटियन के अंदर का चक्रवात लगातार छोटा होता गया और अधिक सघन होता गया। मूल रूप से निराकार सार ऊर्जा वास्तव में उसके डायनेटियन के अंदर धुंध में परिवर्तित हो गई। हालांकि उस समय धुंध अस्थिर थी और अभी तक सार ऊर्जा की तरल अवस्था का निर्माण नहीं हुआ था। ये क्यूई को एकत्रित कर उसे द्रवीभूत करने का सबसे महत्वपूर्ण क्षण भी था। ये धुंध तरलीकृत सार ऊर्जा से बस एक कदम दूर लग रही थी, लेकिन ये सबसे अस्थिर अवधि भी थी। एक बार पलटाव होने पर सार ऊर्जा तेजी से अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाएगी। अगर यह मामूली था तो मार्शल कलाकार का साधना क्षेत्र गिर जाएगा, लेकिन अगर यह गंभीर था तो डेंटियन को नुकसान होगा, जिससे भविष्य की साधना प्रभावित होगी। स्पिरिट ब्रिस्टल 9 यांग दिव्य कला का अविश्वसनीय पहलू यह था कि यह बेजोड़ अत्याचारी था। ऐसे दबंग साधना कानून के साथ यह संभवतः इन धुंध को पलटाव का अवसर कैसे दे सकता है। स्पिरिट ब्रिस्टल 9 यांग दिव्य कला के भारी दमन के तहत ये धुंध अंततः एक साथ संघनित होना जारी रहा। ड्रिप। सार ऊर्जा की एक तरल अवस्था नीचे टपकने लगी। पहला स्पिरिट लिक्विड पूरी तरह से आकार ले चुका था, हालांकि ये तो केवल शुरुआत थी। टपक टपक स्पिरिट लिक्विड की बूंदें नीचे गिरी। अंत में स्पिरिट लिक्विड की 9 बूंदों ने पूरी तरह से आकार ले लिया। 9 बूंदें स्पिरिट लिक्विड की। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बार सफलता वास्तव में इतनी सही होगी, मेरे पिछले जीवन की तुलना में बहुत अधिक मजबूत। ये युआन ने प्रशंसा में हौंफते हुए कहा। हालांकि आत्मा संघनन क्षेत्र में सफलता अभी खत्म नहीं हुई थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करे मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास बेजोड़ औषधि देवता अध्याय 149 दिव्य आत्मा परिवर्तन। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL बेजोड़ औषधि देवता C149 दिव्य आत्मा परिवर्तन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 149 दिव्य आत्मा परिवर्तन। अनुवादक सेलेफोटा _ संपादक रेगियस प्रोफेसर। कैसा है? अचंभित हो गए हैं ना? नानफेक जिरो ने हैरान परेशान सु यीशान की ओर देखा और ऐसा लगा कि वह खुद से बहुत प्रसन्न है, मानो वह थी जिसने सफलता पाई थी। सु यीशान सचमुच उलझन में थी। ये युआन ने जो सार ऊर्जा अवशोषित की वह दूसरों की तुलना में कई गुना थी। इतनी बड़ी मात्रा में सार ऊर्जा के साथ क्या डेंटियन को नहीं फटना चाहिए?
क्या ये हो सकता है कि ये युआन एक जन्मजात विचित्र व्यक्ति था जिसका डेंटियन औसत व्यक्ति से कई गुना बड़ा था? ये कैसा मजाक था? यह कोई प्रतिभा नहीं बल्कि एक विचित्रता थी। ये युआन की शक्ल देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसका डेंटियन दूसरों से कई गुना बड़ा था। हालांकि आखिर उसने ऐसा कैसे किया? अरे, क्या तुम अनुमान लगाना चाहते हो कि ये युआन ने आत्मा द्रव की कितनी बूंदें बनाई हैं? मेरा अनुमान है कि यह निश्चित रूप से 7 बूंदें हैं, शायद 8 बूंदें भी। सु यीशान ने जब ये सुना तो वह ऐसे उछल पड़ा जैसे किसी बिल्ली की दुम पर पैर पड़ गया हो। 8 बूंदें? ये कैसे संभव है? हमारे किन राज्य को भूल जाए, यहां तक कि पूरे शांत बादल संप्रदाय के क्षेत्र में भी वर्तमान उच्चतम रिकॉर्ड सिर्फ 6 बूंदें हैं। चाहे ये युआन कितना भी राक्षसी क्यों न हो, 7 बूंदें पहले से ही शिखर है। यह 8 बूंदें कैसे हो सकती हैं? ये क्यों संभव नहीं हो सकता? तुमने कहा था कि उसके लिए सीधे आत्मा संघनन क्षेत्र में प्रवेश करना असंभव था, लेकिन अब क्या वह प्रवेश नहीं कर पाया? इसके अलावा तुमने अभी अभी सार ऊर्जा तूफान भी देखा। जब हम प्रवेश कर गए थे तब यह उससे कई गुना बड़ा था। इतना भयानक सार ऊर्जा तूफान 8 बूंदों को संघनित करना भी अजीब नहीं होना चाहिए, है ना? शायद उसने बहुत सारी सार ऊर्जा बर्बाद कर दी होगी। यही कारण होगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। बेवकूफ, तुम अब भी वास्तविकता को स्वीकार करने से इनकार करते हो। नानफेक जीरो अब उससे परेशान नहीं हो सकता था। 9 संख्याओं के शिखर का प्रतिनिधित्व करता है। प्रथम स्तर के स्पिरिट कंडेंसेशन रियल मार्शल आर्टिस्ट के रूप में सबसे अधिक स्पिरिट लिक्विड की 9 बूंदों को संघनित करना था। मार्शल कलाकारों द्वारा सार ऊर्जा की खेती की प्रक्रिया के दौरान यह पूरे शरीर को मजबूत करने के लिए सार ऊर्जा का उपयोग करने की प्रक्रिया भी थी। बस इतना था कि दिव्य आत्मा के लिए सुदृढ़ीकरण प्रभाव बहुत खराब थे और उनका पता लगाना बहुत कठिन था। लेकिन किसी प्रमुख क्षेत्र में प्रत्येक सफलता शरीर की मजबूती के मामले में गुणात्मक उछाल का कारण बनेगी। दिव्य आत्मा भी उसका अनुसरण करेगी और गुणात्मक परिवर्तन का अनुभव करेगी, जिसके परिणामस्वरूप एक बार का परिवर्तन होगा। हालांकि मार्शल कलाकारों द्वारा आत्मा संघनन क्षेत्र में प्रवेश करने और उनके डेंटियन को अत्यधिक बढ़ावा मिलने के बाद भी यह अधिकतम 9 बूंद आत्मा द्रव को सहन कर सकता है। इससे अधिक होने पर केवल डेंटियन ही फट जाएगा। आत्मा द्रव की इन 9 बूंदों में से प्रत्येक में सार ऊर्जा की एक विशाल मात्रा थी। प्रत्येक बूंद वस्तुतः सार क्यूई दायरे द्वारा आरक्षित सार ऊर्जा की कुल राशि थी। कोई कल्पना कर सकता है कि आत्मा द्रव की 9 बूंदें कितनी भयानक थीं। हालांकि एक मार्शल कलाकार के लिए आत्मा संक्षेपण क्षेत्र को तोड़ते समय आत्मा तरल की 9 बूंदें प्राप्त करना केवल इन शब्दों में वर्णित किया जा सकता है, स्वर्ग में चढ़ने जितना कठिन। स्पिरिट कंडेंसेशन रियल मार्शल आर्टिस्ट्स में से अधिकांश ने 1 से 3 बूंदों के बीच संघनित किया। कुछ प्रतिभाशाली मार्शल आर्टिस्ट 4 बूंदों और उससे अधिक को संघनित कर सकते थे, जैसे कि नानफेंग जिरो और सु यीशान, दोनों ने आत्मा तरल की 4 बूंदें संघनित की। लेकिन 4 बूंदों से ऊपर कठिनाई में भारी वृद्धि होगी, क्योंकि जितना ज्यादा आत्मा द्रव संघनित होता उतनी ज्यादा सार ऊर्जा की जरूरत होती, और एक मार्शल कलाकार का डेंटियन ऐसी भयावह सार ऊर्जा का समर्थन नहीं कर सकता था। लोंग तांग अपने तीसरे स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र साधना के साथ सभी को दबा सकता था। इसका कारण यह था कि उसने 5 आत्मा तरल बूंदों को संघनित किया था। दानटियन की सीमाओं के कारण आत्मा संघनन क्षेत्र में प्रत्येक क्षेत्र की सफलता केवल एक बार फिर से प्रथम स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र में बनी समान मात्रा को संघनित कर सकती है। इसका मतलब यह था कि जब लोंग तांग तीसरे स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र में था तो उसके पास पहले से ही 15 आत्मा तरल बूंदें थीं, जबकि अन्य चौथे स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र के छात्रों के पास केवल 16 आत्मा तरल बूंदें थीं। लोंग टैंग जैसे प्रतिभावान लोगों के लिए इतना छोटा सा अंतर उल्लेख के योग्य ही नहीं था, इसलिए वह मार्शल रोल में नंबर 1 की जगह पर मजबूती से कब्जा कर सकता था। दूसरे शब्दों में, आत्मा संघनन क्षेत्र में प्रवेश करते समय संघनित हुई आत्मा द्रव की बूंदों की संख्या ये दर्शाती थी कि भविष्य में एक मार्शल कलाकार किस प्रकार की ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। जरा इसके बारे में सोचिए। जब 9 स्पिरिट लिक्विड ड्रॉप्स वाला मार्शल आर्टिस्ट 9वें लेवल स्पिरिट कंडेंसेशन दायरे में होता है, तो यह 9 गुना 9 81 स्पिरिट लिक्विड ड्रॉप्स होगा, जबकि एक स्पिरिट लिक्विड ड्रॉप वाले मार्शल आर्टिस्ट के पास केवल 9 स्पिरिट लिक्विड ड्रॉप्स ही होंगी। अन्य पहलुओं के साथ इस तरह के अंतर की भरपाई करना असंभव था। बेशक ज्यादातर मार्शल आर्टिस्ट 3 ड्रॉप और उससे नीचे के स्तर पर थे, इसलिए उनके बीच का अंतर बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं होगा। यह सिर्फ इतना था कि अगर 3 बूंदों और नीचे के मार्शल कलाकारों के पास स्वर्ग को चुनौती देने वाला कोई भाग्यशाली मौका नहीं है, तो वे इस जीवनकाल में आत्मा संघनन क्षेत्र में रुक जाएंगे। क्रिस्टल गठन क्षेत्र में सफलता की इच्छा करना असंभव रूप से कठिन होगा। क्रिस्टल फॉर्मेशन दायरे में प्रवेश करने के लिए किसी व्यक्ति के पास कम से कम 4 स्पिरिट लिक्विड ड्रॉप्स या उससे ज्यादा होना चाहिए। फिर भी हर कोई क्रिस्टल फॉर्मेशन दायरे में प्रवेश नहीं कर सकता।
जितना अधिक स्पिरिट द्रव होगा, क्रिस्टल निर्माण क्षेत्र में आगे बढ़ने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। हालांकि पूरे शांत बादल संप्रदाय डोमेन में केवल 2 मार्शल कलाकार थे जिन्होंने प्रथम स्तर के आत्मा संक्षेपण क्षेत्र में 6 आत्मा तरल बूंदों को संघनित किया था। उनमें से एक वर्तमान ट्रैंक्विल क्लाउड संप्रदाय का संप्रदाय नेता यान ट्रेसलेस था। इससे 6 स्पिरिट द्रव बूंदों को संघनित करने की कठिनाई स्पष्ट हो गई। जहां तक 7 बूंदों और उससे अधिक की बात है, वे सब मिथक हैं। कम से कम शांत बादल संप्रदाय के क्षेत्र में 7 आत्मा तरल बूंदों को संघनित करना पूरी तरह से अनसुना था। यही कारण था कि सु यीशान इतना आश्चर्यचकित था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। भले ही उसे यह विश्वास न हो कि ये युआन 8 स्पिरिट लिक्विड बूंदों को संघनित कर सकता है, लेकिन वह इस तथ्य का खंडन नहीं कर सकता था कि ये युआन ने 7 स्पिरिट लिक्विड बूंदों को संघनित किया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि अभी जो सार ऊर्जा की मात्रा ये युआन ने अवशोषित की थी, वह उस समय अवशोषित की गई मात्रा से बहुत अधिक थी। ये 6 स्पिरिट तरल बूंदों के लिए आवश्यक सार ऊर्जा की मात्रा से कहीं अधिक था। कहने का तात्पर्य ये था कि ये युआन पहले ही शांत बादल संप्रदाय के क्षेत्र में सभी को पीछे छोड़ चुका था। इस तथ्य ने सु यीशान को असीम रूप से उदास, अंतहीन, ईर्ष्यालु और पूरी तरह से भयभीत कर दिया। निश्चित रूप से ये युआन की राक्षसिता की डिग्री पहले से ही उसकी समझ से कहीं अधिक थी। 7 आत्मा तरल बूंदें। इसका मतलब ये था कि चाहे ये युआन भविष्य में कितनी भी लापरवाही से साधना करे, वह क्रिस्टल निर्माण क्षेत्र में साधना कर सकता था। इसके अलावा ये युआन 9वें स्तर के सार्क्यू क्षेत्र में रहते हुए भी बहुत भयानक था। अब जब उसने एक ही बार में 7 आत्मा तरल बूंदों को संघनित कर लिया है, तो उसकी ताकत किस हद तक बढ़ जाएगी। अगर उसे पता होता कि ये युआन ने 7 आत्मा तरल बूंदों को संघनित नहीं किया है, बल्कि इसके बजाय 9 बूंदें हैं जिनके बारे में सोचने की भी उसकी हिम्मत नहीं थी, तो कौन जानता था कि वह क्या सोचेगा। हकीकत में न केवल सु यीशान ने इसकी कल्पना करने की हिम्मत नहीं की, बल्कि नानफेंग जिरो ने भी इसकी कल्पना करने की हिम्मत नहीं की। उसने सिर्फ सु यीशान का मजाक उड़ाने के लिए 8 स्पिरिट लिक्विड ड्रॉप्स की बात कही। सच में उसे भी यकीन नहीं था कि ये युआन 8 स्पिरिट लिक्विड ड्रॉप्स को संघनित कर सकता है, क्योंकि ये बहुत अमानवीय होगा। आत्मा के तरल पदार्थ की 9 बूंदें। हो मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बार सफलता वास्तव में इतनी सही होगी। मेरे पिछले जीवन की तुलना में बहुत मजबूत। ये युआन भी काफी भावुक हो गया। अपने पिछले जीवन में ये युआन ने केवल 7 आत्मा तरल बूंदों को संघनित किया था। दिव्य क्षेत्र में शिखर शक्तियों में 7 आत्मा तरल बूंदों को बहुत प्रभावशाली नहीं माना जाता था। सच्चे नीले प्रतिभाशाली सभी ने 9 आत्मा तरल बूंदों को संघनित किया। निचले लोकों में 9 आत्मा तरल बूंदें ऐसी चीज थी जो केवल किंवदंतियों में ही मौजूद थी। लेकिन दिव्य लोक में कुछ ही लोग थे जो इसे प्राप्त कर सकते थे। बेशक ऐसा इसलिए भी था क्योंकि ये युआन को मार्शल पथ में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अन्यथा उसकी राक्षसिता की डिग्री के साथ 9 आत्मा तरल बूंदें बिल्कुल भी आश्चर्यजनक नहीं थी। लेकिन इस बार स्पिरिट सर्च पिल और स्पिरिट ब्रिस्टल 9 यांग दिव्य कला के दोहरे प्रभाव के तहत उन्होंने अंततः 9 स्पिरिट तरल बूंदें प्राप्त की। ठीक उसी समय ये युआन को अचानक अपनी दिव्य आत्मा में कंपन महसूस हुआ और उसके सिर में भयंकर दर्द फैल गया। सीईई, बहुत दर्द हो रहा है। क्या ये शुरू हो रहा है? आत्मा द्रव का संघनन आत्मा संघनन क्षेत्र की सफलता का केवल आधा हिस्सा पूरा कर रहा था। अभी भी एक और आधा हिस्सा था जो दिव्य आत्मा का बपतिस्मा था। यह मार्शल आर्टिस्ट की दिव्य आत्मा में पहला गुणात्मक परिवर्तन का सच्चा अर्थ था। यह अत्यंत महत्वपूर्ण था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास बेजोड़ औषधि देवता अध्याय 150 परिस्थिति में अचानक परिवर्तन। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL बेजोड़ औषधि देवता C150 स्थिति में अचानक परिवर्तन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 150 परिस्थिति में अचानक परिवर्तन। अनुवादक सेलेफोटा _ संपादक रेगियस प्रोफेसर। क्रैक अंतहीन जंगल का आरंभिक विशाल स्वच्छ आकाश अचानक बदल गया और काले बादलों की परतों से ढक गया। आकाश में अनगिनत बिजलियां चमक रही थीं तथा गड़गड़ाहट की आवाज दूर से पास तक आ रही थी। क्या हुआ? क्या हो रहा है? सु यीशान का चेहरा पीला पड़ गया। उसने ऐसा असामान्य मौसम पहले कभी नहीं देखा था और सहज रूप से उसे एहसास हो गया कि हालात ठीक नहीं है। ऐसा लगता है कि परिस्थिति में यह अचानक परिवर्तन स्वाभाविक रूप से नहीं हुआ है, बल्कि ऐसा लगता है कि यह एक ऐसी घटना है जो तब घटित हुई जब किसी शक्तिशाली शक्ति ने साधना क्षेत्र में सेंध लगाई। युआन फेई की आंखें चमक उठी जैसे उसे पता हो कि क्या हो रहा है। इसलिए उसने हल्के से नानफेक जिरो के कंधे को थपथपाया और अपने दूसरे हाथ से सु यीशान को एक बच्चे की तरह उठाया और दूर जाकर भाग गया। इस बार युआन फेई ये युआन से और भी दूर चला गया, कई मील की दूरी। तमाचा
युआन फेई ने लापरवाही से सु यीशान को नीचे फेंक दिया, लेकिन उसकी नजर उस जगह पर दृढ़ता से टिकी हुई थी जहां ये युआन घुस रहा था। नानफेंग जिरो भी उसी समय वहां पहुंच गई और वह युआन फेई को पूरी तरह से हैरान होकर देखने लगी। वह वास्तव में युआन फेई से पूछना चाहती थी कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन वे आपस में संवाद करने में असमर्थ थे, इसलिए युआन फेई के पूछने पर भी उसे समझ नहीं आता था। लेकिन युआन फेई के कार्यों को देखते हुए क्या ये हो सकता है कि इस घटना का स्रोत वास्तव में ये युआन था? ये कैसे संभव हुआ? ऐसी घटना का घटित होना असंभव था, भले ही कोई क्रिस्टल निर्माण क्षेत्र में प्रवेश कर गया हो, आत्मा संघनन क्षेत्र में प्रवेश करना तो दूर की बात है। आखिर ये युआन के शरीर पर क्या हुआ? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सु यीशान ने खुद को बहुत बुरी तरह संभाला और संयोग से नानफेंग जिरो की हैरान नजरों से टकरा गया। वह अनजाने में ही नाराज हो गया। मेरी तरफ मत देखो, मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या हुआ? ये युआन जन्मजात सनकी है। सनकी। सु यीशान युआनफी पर गुस्सा होने की हिम्मत नहीं कर सका, इसलिए वह अपनी नाराजगी व्यक्त करने के लिए केवल 3 बार लगातार सनकी कह सका और साथ ही अपने दिल के भीतर गहरे सदमे को छुपा सका। युआन फेई की प्रतिक्रिया के माध्यम से सु यीशान को भी स्पष्ट रूप से एहसास हुआ कि इस घटना का स्रोत ये युआन था। हालांकि वह ये समझ नहीं पाया कि ये युआन इतनी भयावह घटना कैसे कर सकता है, जबकि वह तो केवल आत्मा संघनन क्षेत्र में प्रवेश कर रहा था। नानफेंग जिरो कुछ देर के लिए अवाक रह गई, फिर उसने कहा, ये युआन का क्यूई इकट्ठा करना और फिर उसे तरल बनाना पहले ही पूरा हो चुका है। अब यह दिव्य आत्मा परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन क्या दिव्य आत्मा परिवर्तन ऐसी घटना को जन्म देगा? क्या यह उसके द्वारा 7 आत्मा तरल बूंदों को संघनित करने के कारण हो सकता है? मैंने पहले ही कहा था कि मुझे नहीं पता। दिव्य आत्मा परिवर्तन केवल प्रतीकात्मक है। ये कैसे इस तरह की घटना को ट्रिगर कर सकता है? सु यीशान ने क्रोधित होकर कहा। नानफेंग जिरो ने इस बारे में बहुत देर तक सोचा और कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाए। वह केवल ये युआन की हरकतों को करीब से देख पा रही थी। इस बीच 10,000 मील से भी अधिक दूर शांत में एक संप्रदाय में ऋषि समान आचरण वाला एक बूढ़ा व्यक्ति अपने एकांत से बाहर आया और गंभीर भाव से दूर स्थित इस घटना को देखने लगा। यह अंतहीन जंगल में है। क्या हुआ? क्या कोई और टियर 4 राक्षसी जानवर पैदा हो सकता है? लेकिन टियर 4 राक्षसी जानवरों के लिए ऐसी घटना को ट्रिगर करना भी संभव नहीं है। अंतहीन जंगल में कहीं दूर एक बुजुर्ग व्यक्ति जो केवल त्वचा और हड्डियों का बना हुआ था, उसी तरह की गंभीर अभिव्यक्ति के साथ आसमान में उठती इस घटना को देख रहा था। कौन सा पुराना दानव अंदर घुस आया? इस स्तर की घटना तो बिल्कुल भी कल्पना से परे है। बेहतर होगा कि मैं उससे दूर ही रहूं। अंतहीन जंगल में घुसकर क्या यह आदमी वहां के उस पुराने दानव को भड़काने से नहीं डरता? यद्यपि बुजुर्ग व्यक्ति को यह जानने की उत्सुकता थी कि आखिर हुआ क्या था, फिर भी वह बिना पीछे देखे ही मुड़ा और चला गया। अंतहीन जंगल के दूसरी तरफ इस जगह को मनुष्यों के लिए वर्जित भूमि के रूप में जाना जाता था। 10,000 राक्षसों की घाटी। वहां अनगिनत शक्तिशाली राक्षसी जानवर थे। 10,000 दानव घाटी के सबसे गहरे भाग में एक गुफा के अंदर एक युवक सचमुच पैर मोड़कर बैठा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। युवक अभी ध्यान की ट्रेनिंग ले रहा था, तभी अचानक उसकी आंखें खुल गईं। वह मन ही मन बुदबुदाया, ये तो किसी मनुष्य की आभा है। सोचिए कि स्वर्ग को चुनौती देने वाला ऐसा अस्तित्व फिर से मनुष्यों के बीच प्रकट हुआ है। कितना अफसोस, मैं भी इस समय सबसे नाजुक मोड़ पर हूं। नहीं तो मैं जाकर उससे मिल लेता। बात समाप्त करते हुए युवक ने पुनः अपनी आंखें बंद कर ली तथा अपनी सभी इंद्रियों को बंद कर लिया। इस क्षण अनंत दुनिया के अनगिनत स्वामी ये युआन द्वारा उत्पन्न घटना से चौंक गए। बात बस इतनी थी कि चाहे वे कैसे भी सोचते हो, उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि इस स्तर की घटना एक नन्हे से आत्मा संघनन क्षेत्र के कारण हुई थी। हालांकि ये युआन की वर्तमान शारीरिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। आत्मिक संघनन क्षेत्र में दिव्य आत्मा का परिवर्तन इतना दर्दनाक क्यों है? ये युआन इस समय सिर में भयंकर दर्द महसूस कर रहा था। उसकी दिव्य आत्मा को ऐसा लग रहा था जैसे उसे चीर दिया जा रहा हो, जिससे वह चाह रहा था कि वह मर जाए। ये युआन को आत्मा संक्षेपण क्षेत्र में प्रवेश करने का पिछला अनुभव था, इसलिए निश्चित रूप से वह जानता था कि आत्मा संक्षेपण क्षेत्र का दिव्य आत्मा परिवर्तन क्या था। लेकिन अब इस प्रकार की पीड़ा उसके अनुभव से बहुत परे हो गई थी। ये युआन अंततः इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने अपना सिर पकड़ लिया और पीड़ा में जमीन पर लौटने लगा। दूर से नानफेंग जिरो ने स्थिति को देखा और वह बहुत घबरा गई। वह खुद को उछालने ही वाली थी कि युआन फेई ने उसे रोक लिया। वानर राजा, क्या आप नहीं देख सकते कि ये युआन कितने दर्द में है? जल्दी से जाओ और उसे बचाओ। नानफेंग जिरो लगभग रो पड़ा। युआन फेई ने बस अपना सिर हिलाया और उसका वहां जाने का कोई इरादा नहीं था। युआन फेई, ये युआन तुम्हारा स्वामी है।
अगर उसे कुछ हुआ तो तुम्हें भी इसका बदला भुगतना पड़ेगा। नानफेंग जीरो ने धमकी दी जब उसने देखा कि वह युआन फेई को मना नहीं सकती। युआन फेई ने फिर से अपने हाथ हिलाए और स्थिर रहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नानफेंग जीरो ने देखा कि ये युआन जमीन पर लगातार लौट रहा है। ऐसा लग रहा था कि उसे दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है और अब वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने युआन फेई पर हमला करने के लिए अपनी हथेली उठाई। हालांकि युआन फेई की गति उससे भी ज्यादा थी। उसने सीधे नानफेंग जीरो की गर्दन के पीछे हाथ से वार किया और नानफेंग जीरो तुरंत बेहोश हो गई। सु यीशान जो किनारे पर खड़ी देख रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। क्या ये युआन फेई वास्तव में ये युआन को मरते हुए देखना चाहती थी? हालांकि युआन फेई ने उसे सोचने के लिए ज्यादा समय नहीं दिया। उसी हाथ से काटने के साथ सु यीशान भी बेहोश हो गया। ये बातें खत्म करके युआन फेई जमीन पर बैठ गई और चुपचाप ये युआन को देखने लगी जो जमीन पर संघर्ष कर रहा था। वर्तमान ये युआन को ऐसा लग रहा था कि उसका पूरा शरीर चीर दिया जाएगा। 2 जन्मों से गुजरने के बाद भी उसने इस तरह की भावना का अनुभव कभी नहीं किया था। जी किंग्यून आत्माओं के मामले में विशेषज्ञ थे, अन्यथा उनके लिए सबसे कम उम्र का कीमिया सम्राट बनना संभव नहीं होता। हालांकि उसने अपने पिछले जीवन में भी इस तरह की पीड़ा का अनुभव नहीं किया था, जहां उसने कई साधना क्षेत्रों को पार किया था। यह तो केवल आत्मा संघनन क्षेत्र में प्रवेश था। ये युआन का मन बुझने के कगार पर था। इस दौरान जीवन के प्रति इच्छा ही उसे बनाए रखती थी, जिससे उसकी आत्मा में स्पष्टता और अनंत काल का अंतिम निशान बचा रहता था। वह जी किंग्यून बदला लेना चाहता था। वह जी किंग्यून दिव्य क्षेत्र में वापस जाना चाहता था और उस गद्दार को अपने हाथों से मारना चाहता था। जी कैंगलान अभी भी दिव्य क्षेत्र में अच्छी तरह से रह रहा था। वह जी किंग्यून इस तरह कैसे मर सकता है? ये युआन ने इस्तीफा नहीं दिया। अपनी अंतिम स्पष्टता का उपयोग करते हुए ये युआन ने 1000 आत्माओं को बढ़ाने वाला मंत्र घुमाया। इस जीवन में यह उसका पहला मौका था जब उसने 1000 वृद्धि करने वाले आत्मा मंत्र का चक्कर लगाया। क्योंकि आत्मा संघनन क्षेत्र के नीचे आत्मा शक्ति की खेती करना किसी भी तरह से अर्थ नहीं रखता था। फिर भी ये युआन की 1000 वृद्धिकारी आत्मा मंत्र के प्रति परिचितता आत्मा के सबसे गहरे हिस्सों से उत्पन्न हुई थी। अपने पिछले जन्म में उन्होंने अनगिनत बार इस तकनीक का अभ्यास किया था। ये कौशल उनके शरीर के एक अंग के समान था। अपने पिछले जीवन में जी किंग्यून को साधना पद्धतियों में ज्यादा रुचि नहीं थी और मार्शल तकनीकों में भी उसकी कोई रुचि नहीं थी। वह केवल आत्मा मैनुअल से ही मोहित था। एक कीमियागर के रूप में जी किंग्यून आत्मा मैनुअल के बिना नहीं रह सकता था। हालांकि 1000 आत्माओं को बढ़ाने वाला मंत्र जो हर बार कारगर साबित होता था, इस बार वास्तव में विफल हो गया। ये कैसे संभव था? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।